मजबूती के साथ बाजार में कारोबार दिन की ऊंचाइयों के करीब पहुंचने की कोशिश फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी की होती हुई दिख रही है। आखिरी 1.5 घंटा होगा बेहद इंटरेस्टिंग। डाउ फ्यूचर से मिलता हुआ सहारा मजबूत क्लोजिंग की तरफ बढ़ पाएंगे और क्या करें, कल के वीकली एक्सपायरी की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली अनिल जी, मिड वीक ट्रेडिंग सेशन वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ा बाजार का मूड माहौल अच्छा हो रहा है। इस हफ्ते पहली बार आप बढ़िया मूड माहौल में क्लोजिंग में जाते हुए देख रहे हैं बाजार को। सवाल यही है, क्या ये रिटर्न्स, क्या ये गेन्स होल्ड करेंगे या नहीं कल की एक्सपायरी से पहले? बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या? उम्मीद तो पूरी है दीप, और देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी बातें क्या क्या है। बाजार में 3 दिनों की गिरावट पर लगी है रोक और निफ्टी 100 अंक चढ़कर 17,100 के आसपास है। सेंसेक्स में 450 अंकों की तेजी इस वक्त आपको नजर आएगी, लगभग 400 अंकों की। और बैंक निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी लगाने के मूड में 39,000 के लेवल के पार निकलने की कोशिश डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो तेजी जहां जहां होती दिख रही है वो FMCG, सरकारी कंपनियां, IT, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स हैं जो आधा से 1% मजबूत आपको नजर आएंगे। वैसे तो देखा जाए तो लगभग सारे ही सेक्टर हर निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और तेजी जो हो रही है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है। डाउ से भी सहारा मिल रहा है, 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। यूरोप अभी भी ढीला है और यूरोप के ढीले होने के बावजूद हमारे बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। सर, ये यूरोप वाले डिसाइड नहीं कर पा रहे करना क्या है। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी फिर से कहा कि नहीं करेंगे। बट इनकी प्राइम मिनिस्टर के बयान 12 घंटे में हमने देखते हैं बदलते हुए दिखे, तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। खैर, वहां पर थोड़ा एक्शन है, बट उसके अलावा बाजार में कुछ रिएक्शन नहीं है। डाउ फ्यूचर्स अपना होल्ड कर रहा है, निफ्टी 17,100 पर आ गया अनिल जी, और बैंक्स तो जबरदस्त तेजी में दिख रहे हैं। तो फाइनली आज एक अच्छी क्लोजिंग की आशा लगाकर चले। आशा लगाना सही है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं, क्योंकि जिस तरह की पहाड़ियां बनी आज छोटी छोटी दिन भर में मतलब बार बार आप सोचो कि ये खराब होगा और अच्छा हो जाता है, अच्छा होगा खराब हो जाता है। एक ही चीज अच्छी दिख रही दीप कि पिछले 15 मिनटों में ये खबर आने के बावजूद एक अच्छी रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स में भी, हमारे यहाँ भी। दूसरी बात है कि आखिरी 1.5 घंटे में जाने, जैसे आप 2 बजते हैं ना, 2 बजने के बाद आपका फोकस है ना, जितना आज की ट्रेडिंग सेशन को समेटने पर है उतना ही कल का दिमाग लगाने पर हो जाता है। जी सर, राइट। क्योंकि सुबह 9:15 बजे आप ये सोचते हैं कि 3:30 बजे तक का मुझे दिमाग कहाँ लगाना है, 2 से 3:30 बजे तक क्या होगा, और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को बनाते हैं। 2 बजे के बाद आपको जो छोटी मोटी पोजीशनें अपनी दिन के दौरान खत्म करनी, वहाँ फोकस होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फोकस आपका नेक्स्ट डे पर होता है कि कल क्या हो सकता है, और वहाँ से सोच विचार करना शुरू करते हैं। और वो सोच विचार के हिसाब से अगर आप देखें तो बाजार जो दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचने में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। सो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सपोर्ट वहाँ से मिल रहा है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि मजबूत क्लोजिंग होगी। अब इस मजबूत क्लोजिंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मजबूत क्लोजिंग की डेफिनेशन एक तो ये हो सकती है कि आप अगर 17,100 के ऊपर बंद हो तो बढ़िया है, 17,000 के ऊपर बंद हो और 17,000 के नीचे बंद ना हो तो भी ठीक है। तो वो दोनों ही होने के चांसेस दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,000 के ऊपर बंद हो तो ठीक है, 39,300 के ऊपर बंद हो तो कहना ही क्या, मजा ही आ जाएगा। तो लेट्स सी कहाँ होता है क्लोजिंग। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 दिनों तक हम पिटे हैं, 6 दिनों से नैस्डैक पिटा है। कल भी डाउ को अगर आप पिटावा ही माने 32 पॉइंट की तेजी को, तो 5-6 दिनों से डाउ भी पिटा है, तो थोड़ी रिकवरी के आसार हैं। शॉर्ट कवरिंग, हल्की रिकवरी के संकेत हैं। तो बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी बचे हुए समय के लिए भी लेकर चल सकते हैं। बायोन डिप्स मौका 17,125 ये पार करके टिकने पर फ्रेश खरीदारी होगी बचे हुए समय के लिए। 39,000 के आसपास हम टिक रहे हैं। अब अगला टारगेट बैंक निफ्टी पर 39,100, 39,175 का बनेगा, जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। और चूंकि आज हमने आपको कहा भी था बैंक निफ्टी का आज के 2000 में 38,950 का पहला टारगेट हासिल हुआ दीप। और मैंने कहा भी कि आप बड़े गेंस के लिए रखिए, छोटे के लिए नहीं। 38,600 का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं हुआ है। होल्ड करिए, एंजॉय करिए लाइफ को आराम से। 39,075, 39,175 के टारगेट के लिए, और 200 रुपये वाला कॉल ऑप्शन 275, 375 दो टारगेट और ऊपर के, उसके लिए होल्ड करना चाहिए। जी, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और होल्ड करें, बिल्कुल करना चाहिए। दिन के अंत में आप प्रॉफिट बुक करके जाएं, या 50% बुक कर लें और बाकी 50% को ट्रेल करें, रोक के रखें। ठीक है, तो अभी और संभावना है ऊपर जाने की, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को आप मेंटेन करें इस समय। बट टारगेट हिट हुआ है और टारगेट्स हिट होने की पूरी संभावना इस समय दिख रही है। आइए थोड़ी देर में फ्रेश स्ट्रैटेजी भी लेंगे अनिल जी से, डेटा क्या कह रहे हैं ये भी समझेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार। आइए उससे पहले कुशल और अरमान दोनों से करते हैं बातचीत और जान लेते हैं आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही आज की इंपॉर्टेंट खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं नतीजों के साथ साथ और कौन से ट्रिगर्स पर है नजर?
बिल्कुल दीप, नतीजों में सबसे पहले तो HCL टेक और विप्रो के पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही सितंबर महीने का CPI आंकड़ा भी हमारे सामने आएगा। अगस्त महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने रखे जाएंगे। कैबिनेट ब्रीफिंग है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की तरफ से 3 बजे। साथ ही वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, यहाँ पर कंपनी एक पोटेंशियल अधिग्रहण पर विचार करती हुई दिखेगी। यूनिवर्सल फोटो इमेजिंग, अभी भी इनका डिसीजन आना बाकी है वन टाइम स्पेशल अंतरिम डिविडेंड को लेकर। इनफैक्ट कोल इंडिया ये MOU साइन करते हुए दिखेंगे 4:30 बजे कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 3 कंपनियों के साथ। और IPO के लिहाज से ट्रैशन टेक्नोलॉजीज का IPO आज आखिरी दिन है इसमें सब्सक्राइब करने का। साथ ही US के लिहाज से जो फेड के मिनट्स हैं वो जारी होते हुए भी नजर आएंगे। कल के दिन में निफ्टी से इन्फोसिस नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही F&O स्पेस से माइंड ट्री भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। बंधन बैंक की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होने वाली है, तो वहाँ पर नज़र रखेंगे। इनफैक्ट स्पार्क, ये जो सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी है, इनकी कॉन कॉल भी होने वाली है। एक अपडेट करने वाले हैं क्लिनिकल प्रोग्राम्स को लेकर। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, यहाँ पर भी कंपनी की बोर्ड बैठक है प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर। और US के लिहाज से तो डेफिनेटली सितंबर महीने का CPI आंकड़ा ये आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर बड़ी नजर हमारी बनी रहेगी। आज आना है कल आना है? कल आना है। अच्छा, कल ही की बता रहे हैं ना? हाँ ठीक है। हाँ। तो कल आने वाला है। और साथ ही 14 अक्टूबर शुक्रवार यहाँ पर निफ्टी से बजाज ऑटो और F&O स्पेस से श्री सीमेंट, फेडरल बैंक और साथ ही ओबेरॉय रियल्टी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। RBI MPC की मिनट्स आएंगी और साथ ही सितंबर महीने का भारत का WPI आंकड़ा भी आपके सामने रखा जाएगा। तो ये सारे इवेंट्स एंड फिगर्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है। ओके, काफी सारे हैं आजकल में, बहुत सारे इवेंट्स हैं। बहुत सारे इवेंट, नंबर्स भी जोड़ देना सर। नहीं, रिजल्ट को हटा के भी देखो तो इवेंट हाँ, बहुत ही otherwise बाहर, मतलब स्पेशली लगभग सारे बड़े देश आपने कवर कर लिए। हाँ, ठीक बात है। चलिए तो खबरों वाले शेयर जान लेते हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं जी। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का IPO लगभग 1.5 टाइम्स बढ़ चुका है, जिसमें अगर आप QIB का पोर्शन 1.4 टाइम्स, वही रिटेल का हिस्सा 3.6 टाइम्स बढ़ा है। OMC इसके लिए बड़ी खबर, जो कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी, जिसमें BPCL, IOC, HPCL के लिए जो बहुत बढ़िया खबर आई है, क्योंकि जो उनके रसोई गैस में जो घाटे की भरपाई के लिए जो है उन्हें कैश बोनेंजा मिलने वाला है, और वो लगभग कैबिनेट से लगभग 22,000 करोड़ का जो है ये आवंटन को मंजूरी संभव है। IDBI बैंक, इन्होंने MCLR की जो दरें हैं वो 0.05% से 0.40% की बढ़ोतरी की है, और ये नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन्होंने आयरलैंड की एक कंपनी के साथ करार किया है, और ये करार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए करार किया गया है। शुगर कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि US को रॉ शुगर एक्सपोर्ट करने की जो समय सीमा थी वो उसके दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें ICICI बैंक 21 लाख शेयर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स लगभग 19 लाख, जोमेटो लगभग 19 लाख और पावर ग्रिड में 14 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है वो सारे के साथ गजब ही है। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है जब ट्रिगर ज्यादा हो और खबरें कम है। एग्जैक्टली। तब भी इसमें एक चीज अच्छी है अरमान के लिए, अरमान का भविष्य उज्जवल है। क्यों? ये सारे ट्रिगर खबरों में बदलेंगे ना आगे चल के। आएंगे आगे। अगर आज ट्रिगर है तो कल खबरें बनेगी इनकी, है ना? डोंट डिसअपॉइंट योरसेल्फ। जी सर, चिंता मत करिए, आपके पास भी कुशल जितनी खबरें होंगी। ओके, बढ़ते आगे। वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। बंसल जी, सरावगी जी, ठक्कर साहब, गोयल साहब, जादव साहब, उत्तेकर साहब और मदान साहब, सारे के सारे याद हैं आपको सरनेम? ये सोच रहे कि आज सारे पैनल पे नए लोग आए। ये आज सुबह से था क्या है, वो सरावगी साहब ने मुझे ना थोड़ा सा, हाँ, सिंघवी जी कह के फिर मैंने कहा चलो थोड़ा फॉर ए चेंज ये बदलाव ही ठीक है। तो आइए बिगुल जादव साहब के लिए। जादव साहब के लिए। और अगर बिगुल बजने में थोड़ी सी देरी हुई है जादव साहब, तो आप समझ ही सकते हैं, सब लोगों की मेमोरी मेरी जितनी तो शार्प हो नहीं सकती। तो जादव साहब बोला तो PCR में टाइम तो लगता है ना कि जादव साहब कौन से वाले हैं। फिर उन्होंने इस दिमाग लगाया, पता लगाया, फिर ये किरण जी है, फिर इनका बिगुल कौन सा है, किरण का कमाल, तब जाके ये आया है। बताएं सर। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अनिल जी, सोमवार से लेके अभी तक यानी 2.5 दिन हो गए, पर मेरा एक भी कॉल नहीं आया, और स्पेशली अभी जो कॉल दे रहा हूँ वो स्पेशल बिगुल के तौर पे दे रहा हूँ। देखिए अनिल जी, IDFC फर्स्ट बैंक खरीदना है। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। 55 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी ₹2.70 पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे लेना है। आपका स्टॉप लॉस ₹2 का रहेगा, यानी 70 पैसे का स्टॉप लॉस है।
पहला टारगेट 4 रुपए 50 पैसे, दूसरा टारगेट 5 रुपए, ये 2 टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। यहाँ पे ये कॉल देने का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे डबल बॉटम, 2 स्विंग टॉप्स ये स्टॉक ने निकाल दिए। दूसरा चीज ये है कि 55 के कॉल ऑप्शन में लगभग 2 करोड़ 1 लाख शेयर्स कॉल राइटर्स है, वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं, उधर अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है 60 और 61 के कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। हम सिर्फ सेकेंड वीक में है और अभी से अगर अनवाइंडिंग है तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी तेजी आपको इस बैंक में देखने को मिल जानी चाहिए। तो आईडीएफसी फर्स्ट छोटे से रिस्क के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करें 55 रुपए वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी, ये है राय आपके लिए किरण जी की तरफ से। 2 रुपए 70 पैसे में खरीदना है और स्टॉप लॉस 2 रुपए का होगा और टारगेट होगा 4.5 और 5 रुपए के। भी हुए अभी इसमें, अभी हुई, हाँ, 12 लाख शेयरों का सौदा किरण जी के बोलने की वजह से हुआ होगा। किरण जी हाँ, हम तो यही मानेंगे। हाँ, आपके बोलने के बाद रिपोर्ट हुई तो हम यही मानेंगे। लेकिन आज पुणे वाले लोग बड़े ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। ज्यादा है, बिल्कुल सर। ठीक पीछे किरण जी के, सचिन जी के लिए है बिगुल BTS TT का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, सिमिलर स्पेस है, सिमिलर थीम है। मुझे लग रहा है सिटी यूनियन बैंक पे ध्यान देना चाहिए। लगातार अगर हम 3 दिन का डेटा देखें तो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशन ही यहाँ पर बिल्टअप हुए नजर आ रहे थे। एंड जिस तरीके से 180 का एक जो लेवल था रेजिस्टेंस का वो डिफेंड हो रहा था, वो लेवल आज पार हो चुका है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, एक काफी बड़े रेंज में ऑस्किलेट कर रहा था स्टॉक 170 से लेके 188 190 के स्विंग्स में। तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी चाल यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है 180 के ऊपर, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगातार 190 के आसपास स्विंग होना चाहिए, तो वो पोजिशनल टारगेट होगा। इंट्राडे के लिहाज से 186 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है 180 पे एंड खरीदारी करनी है सिटी यूनियन बैंक के फ्यूचर में। है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक का फ्यूचर खरीदने की राय। आइए बढ़ते आगे बाजार पर एक व्यू, और अगर स्प्रेड भी हैं तैयार आशु जी की तरफ से तो उनसे कर ली जाए मुलाकात। आशु सर, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, क्या है व्यू और कोई स्प्रेड अगर आपके पास है तो। अनिल जी, एक निफ्टी का स्प्रेड तो है, लेकिन उससे पहले मैं बाजार की बात करता हूं। बाजार अनिल जी देखिए 17,000 के नीचे टिक नहीं रहा। 2 बार उसने मतलब 17,000 को ब्रीच किया, लेकिन वो 17,000 के नीचे रुकने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब अनिल जी वो जो 17,000 के नीचे के जो गिरावट थी वो नहीं दिख रही। और जो मुझे लगता है जो अनिल जी 17,000 के पुट सेलर्स ट्रैप थे, मुझे लगता है वो सारे कवर हो गए हैं, और जिसने लॉसेस बुक करने थे वो कर चुका है। तो क्योंकि वो डर है मार्केट का नीचे जाने का, तो मुझे लगता है कि अनिल जी बहुत ज्यादा पोजीशन 17,000 16,900 16,800 पुट्स में नहीं है, जिसके चलते मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है अब यहाँ से। मतलब ये अनिल जी देखिए सबसे बड़ी बात तो ना बड़े शॉर्ट टर्म व्यूज हैं। एक्सपायरी टू एक्सपायरी अलग होते हैं और विद इन एक्सपायरी भी ऑल्सो 2 दिन में चेंज होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप व्यू चेंज क्यों करते हो। अनिल जी, जब मार्केट चेंज होती है, रेट चेंज होता है, पोजीशन चेंज होती है, तो व्यू क्यों नहीं चेंज होगा। व्यू कोई परमानेंट मैं 21,000 का गाना गाने के लिए बैठ जाऊं और रोज बोलूंगे नहीं 21,000 ही होगा, वो तो व्यू हो ही नहीं सकता। हमें तो रोज कमाना है, रोज खाना है, और हर हफ्ते कमाना है, हर हफ्ते खाना है। और उसमें शॉर्ट टर्म व्यूज में जो ऑप्शन की ट्रेड है, आज आप एक इंटरव्यू ले रहे थे अनिल जी, उसमें भी मैं सुन रहा था, शायद महेश्वरी जी ने कहा था जब 90% वॉल्यूम ऑप्शन के अंदर है, तो मैं अनिल जी बाकी 5-7% के अंदर लेके क्यों बैठा रहूंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी, व्यूज चेंज जरूर होंगे, बट अनिल जी अभी मुझे लग रहा है जो एज इज वेरीज बेसिस पे कल की एक्सपायरी, मुझे लगता है कि अनिल जी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। अब इसके लिए लेना कैसे है मैं वो शेयर करता हूं, मैं अपने अपडेट्स भी दूंगा स्टॉक्स के। मुझे लगता है अनिल जी के जो 17,000 के नीचे नहीं टिका 2 बार, दैट क्लियरली, और माहौल है वो नेगेटिविटी का बना हुआ है, और फ्राइडे का भी डर है, एक्सपायरी का भी डर है, ग्लोबल मार्केट्स खराब हैं। लेकिन अनिल जी वो एक ही दिन है डाउ, क्योंकि घट रहा नहीं है, नेगेटिविटी पूरी बनी है, और एक ही दिन है अनिल जी वो डाउ जब रिवर्सल मारेगा तो यहां के सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट लेने में किसी को नहीं आ रहा, पोजीशन कम है, सिर्फ एक यही बेनिफिट है। अभी आपने उस दिन अनिल जी एक चीज पूछी थी जब मैं कह रहा था कि सारी चीजें नेगेटिव है, इंडिया पॉजिटिवली प्लेस है, बट उस पॉजिटिविटी में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी अनिल जी पोजीशंस बहुत कम है, विच इज हेल्पिंग इंडिया अ लॉट एज फार एज स्टॉक मार्केट लेवल्स आर कंसर्न।
तो इसके चलते अनिल जी मुझे लगता है कि 17,000 से नीचे का मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर 2 बार गया अनिल जी टिका नहीं, सबसे बड़ी बात है, और अगर नहीं टिका इसका मतलब वो जाने को तैयार नहीं और सारी चीजें एब्जॉर्ब्ड हैं। और अनिल जी कल तक की एक्सपायरी के लिए मुझे लगता है कि यहां से एक रिवर्सल आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग के चांसेस मतलब 70% है और 30% है कि 17,000 के नीचे की एक्सपायरी होगी। ये तो अनिल जी कल तक का मार्केट व्यू हो गया। दूसरी चीज अनिल जी, जो पुराने सारे स्प्रेड्स हैं उनमें किसी में दिक्कत नहीं है। आज बल्कि कॉनकोर ऊपर आया है, डीएलएफ थोड़ा ऊपर आया है, अंबुजा थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन अनिल जी जो ऊपर आया है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे गया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एनएमडीसी का अनिल जी कॉल दिलाया था 7 रुपए में, वो भी 5.5 रुपए शायद चल रहा है, लेकिन सुबह 7 रुपए ही था। तो मैंने मतलब मैसेज हमने कर दिया था कि अभी इसमें ट्रैक्शन दिख नहीं रही है, तो 7 रुपए के आसपास अगर किसी को निकलना है तो निकल जाए। एक अनिल जी 17,100 350 का स्प्रेड चल रहा है, उसमें कोई लॉस नहीं है। 2, 5, 10 रुपए का लॉस था, वो भी कहा कि जो जिटरी है वो निकल जाए। लास्टली अनिल जी डेल्टा कॉप अनिल जी कल बैन में आने के लिए 10 रुपए नीचे, अब इतने अच्छे रिजल्ट पे नहीं चला तो अनिल जी मतलब जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि हम तो रिजल्ट मतलब कि रिजल्ट की समीक्षा कर सकते हैं, रेट की नहीं कर सकते, लेकिन अनिल जी मुझे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे लगे हैं, रेट भी बहुत अच्छा है कि क्यों नीचे आ गया। अनिल जी अब तो मुझे लग रहा है कि ये आप ही का वो जो टोटका है ना कि जब तक आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप नहीं जाएंगे ना तब तक ये जो अगला पड़ाव है ना 240-50 वाला क्रॉस नहीं करेगा। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट। जो जितने भी डेल्टा बायर्स हैं अगर उनके भाव नहीं आ रहे तो वो मेरे को ब्लेम ना करें, आपको ब्लेम करें। और अनिल जी लास्टली आज आप सुबह मुझे याद कर रहे थे जिसमें राकेश जी की मम्मी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था और आपने कहा था अनिल जी के वो डीमैट अकाउंट खुलवाएं तो पता चलेगा। तो अनिल जी पहली चीज आशीष जी मेरी कंप्लेन है, आप पहले बोले थे मेरे कंप्लेन जेम फाइनेंशियल के टॉप मैनेजमेंट से है। हर वक्त आशीष जी को चैनल देखना जरूरी है, कोई 2-4 मिनट तो छोड़ा करे बीच बीच में कभी। ये वाला भी देखिए आपने। जी सर बताएं। अरे अनिल जी लेकिन ये सिर्फ राकेश जी की मम्मी के लिए नहीं है, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए सारी मम्मियों के लिए है कि अनिल जी मैं किसी का डीमैट नहीं अकाउंट खुलवाऊंगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट खुलवा के किसी भी बड़े बूढ़े को मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं फंसाना है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब उनकी एज 75-80 और उनको लॉन्ग टर्म में फंसा दूं। अरे डीमैट तो बोलने वाली बात है, ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओ राकेश जी की मम्मी का, फिर देखो फिर कितना प्यार करती है आपसे। तो अनिल जी जी सर। अनिल जी वो बिल्कुल प्यार करेंगी जब वो बेचेंगी, अनिल जी जब वो बेचेंगी कि उनका दूसरा बेटा ऑप्शन बेच के पैसे बना रहा है और पहला वाला ब्रेकआउट में शेयर दिला के फंसा रहा है, तो वो जरूर अप्रिशिएट करेंगी। जीरो सम गेम, चलो ऑल इन द फैमिली। बढ़िया है, चलो ये भी करके देख लिया जी। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए आशीष जी की तरफ से स्प्रेड। जी आशीष जी बताएं। हाँ जी नहीं अनिल जी ठीक है अनिल जी। बाकी मैं निफ्टी का स्प्रेड है मैं भी आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूं, आप बाकी कॉल्स ले लीजिए। परफेक्ट, डन। आइए बढ़ते हैं आगे और एक थोड़ी देर में सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। स्पेशल पिक के लिए वो तैयार हो रहे हैं। उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी तैयार है चार्ट कॉर्नर के लिए, और उसके बाद आ रही है आपके लिए डीआई पिक। तो पहले जरा कुणाल जी राकेश जी के पास पहुंचा जाए। बताएं सर। अनिल जी हमारी सुबह की स्पेशल पिक आईडीएफसी तो कमाल कर रही है, और अभी का जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है खरीदारी की राय है आरबीएल बैंक में। ये छोटे मझोले बैंकों के टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छे हैं और आरबीएल के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। और शॉर्ट टर्म चार्ट पर अगर हम देखें तो 120 के अराउंड एक डबल बॉटम है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए चार्ट अच्छा है और अनिल जी वापस से इन स्टॉक्स के लिए जिस तरह का ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो आरबीएल पर हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 121 रुपए के आसपास, 121 का स्टॉप लॉस है। बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है, तो 121 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 127 रुपए का 127, इवेंचुअल टारगेट 130 रुपए का। आरबीएल में हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो यह है आपके लिए आरबीएल पर भी खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई। आइए अब वक्त है आपके लिए आज की डीआईआई पिक का, यानी कि दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया। मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी साड़ा शेयर कर रही है उनका दिवाली पिक। मेरा दिवाली पिक है दीपक फर्टिलाइजर, इंडिया के लीडिंग
केमिकल और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंपनी में से एक है। टेक्निकली 5 महीनों से ये हायर लोज बनाते जा रहा है, वीकली में अपने एक रेंज से निकल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1111 तक का एक टारगेट बन रहा है और 800 के स्टॉप लॉस के साथ। 1111, वाह सुमित जी का लिफाफा ले एकदम 1111। इसके लिए करें खरीदारी, 800 रुपए का लगाएं स्टॉप लॉस। शिवांगी की तरफ से पिक है दीपक फर्टिलाइजर। बिगुल मुदीजे के लिए मुनाफे वाले मुदीत। बनाए मोदी जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दी। बिल्कुल देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है और एक ऐसा स्टॉक जिसमें लास्ट यहाँ पर निफ्टी में इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स जहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स होल्ड नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक ने हाईज लास्ट 5 दिनों में बनाता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को यहाँ पर खरीद के चलना है। 125 रुपए 20 पैसे स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 129 का, दूसरा टारगेट बनेगा 131 का और अनिल जी तीसरा टारगेट भी यहाँ पर दूंगा 135 तक के अपसाइड मूव फेडरल बैंक में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 122 का। आज के सेशन में जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ये काउंटर ट्रेड हो रहा था, उसका भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। 5% के लॉन्ग बिल्डअप आज के सेशन में देखने को मिले हैं। ये सारी चीज इंडिकेट करती हैं स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से आ सकता है। 129, 131 और 135 ये 3 टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 122 का। फेडरल बैंक ये है पसंद, और सुबह फेडरल बैंक वागले साहब को भी पसंद आया था। वागले साहब की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लें। ऐसे वाइब्रेशंस हमें अभी अभी आए हैं मोदी जी आपके लिए वागले साहब के नाम से। आइए अब तैयार है सिद्धार्थ जी। स्पेशल पिक के लिए उन्होंने लाइफ लाइन यूज किए, फोन अ फ्रेंड बिगुल के साथ उनका भी स्वागत। सुप्रसिद्ध सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बताएं सर लाइफ लाइन यूज करने की वजह। थैंक यू अनिल जी, आपने लाइफ लाइन को एक्सेप्ट किया और मौका दिया। जी सर। और जो आज का जो स्टॉक है वो देश की तिजोरी है और वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में एक उछाल रहेगा और एक्सिस बैंक के जिस हिसाब से कंटिन्यूअस नंबर अच्छे आ रहे हैं, ये क्वार्टर में भी अच्छे आ सकते हैं। लोन ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर का देखा था 14% वाई जंप, 7 लाख करोड़ का लोन बुक, रिटेल बुक 25% से बढ़ा, मार्जिन 3.7 से 3.8% के आसपास और एनपीएस गिर रहे हैं। तो एक्सिस बैंक के लगातार अच्छे नतीजों के सामने मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक को खरीदारी करना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना चाहिए 825 का, 825, थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रखे तो 860 के भी टारगेट आ सकते हैं। ये स्पेशल स्टॉक है, मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा रुझान रहेगा। उसमें एक्सिस बैंक 825 के टारगेट के लिए और 825 और 860 के टारगेट के लिए खरीदारी करें एक्सिस बैंक, जो कि तिजोरी है देश के। अच्छा, तिजोरी से याद आया जरा बंसल जी का आईक्यू टेस्ट करने का मुझे। कहाँ है बंसल जी? बहुत फिल्मों के ज्ञाता अपने आप को बताते हैं। बंसल जी, तिजोरी नाम का एक हीरो हुआ करता था, स्टार हुआ करता था, फिल्म स्टार, नाम बताइए। दीपक तिजोरी अनिल जी। उनकी पहली पिक्चर एक मिनट अरे रुको, ये तो खाली पहला टेस्ट, मतलब ये तो खाली वो होते ना वो जो केबीसी में जाने के लिए फोन लाइन, वो वाला था। पहली पिक्चर बताइए उनकी। नहीं अनिल जी, इतने भी बड़े स्टार नहीं है कि पहली मूवी याद रखो अनिल जी। कोई और हीरोइन अगर होती तो शायद याद होता अनिल जी। वो तो अच्छे स्टार है, आपको याद नहीं है बनते अनिल जी। वो सर्किट टाइप थे। हाँ, ये बात सही है। हाँ, सर्किट टाइप, बिल्कुल सर्किट टाइप थे कई पिक्चरों में अनिल जी। हाँ, तो वो दोस्तों का रोल करते थे वो तो। हाँ, अच्छा, पहली पिक्चर में दोस्त। आशु जी को याद है? आशु जी बताएं सर। अनिल जी, 2 मूवीज में कंफ्यूजन है। एक तो थी जो जीता वो सिकंदर, उसमें वो आमिर के साथ थे, वो एक मॉडल कॉलेज और एक दूसरा कॉलेज था। हाँ, दूसरे और एक अनिल जी एक राजपूत कॉलेज, मॉडल कॉलेज, सस्पेंस थ्रिलर था। नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं। राजपूत कॉलेज, मॉडल कॉलेज। और एक अनिल जी आयशा जुल्का के साथ एक सस्पेंस थ्रिलर था। हाँ, वो भी नहीं। अनिल जी इन दोनों में कंफ्यूजन, अगर ये नहीं है तो फिर नहीं पता अनिल जी। आशिकी, राहुल रॉय और अनु अग्रवाल के साथ। करेक्ट।
याद आया किसको? ओह यस यस। अच्छा, ये बिना गूगल वाला ज्ञान है। दीप मेरे ऊपर नजर बराबर बनाए रखता है कि मैं कहीं गूगल तो नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसे हाथ करके बैठ जाता हूँ ताकि ऐसा न लगे मैं कर रहा हूँ। ओके, जेन्युइन। चलिए, ये हमारे ज़माने की पिक्चर थी, हमारे कॉलेज वॉलेज के ज़माने की, इसलिए याद रहेगी। आजकल की पूछे तो हमें भी ध्यान ना रहे। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, अच्छा, ओहो, जैन साहब ने जवाब दे दिया। एक्चुअली आदमी फ्री रहता है ना, तो काफ़ी कुछ सोच पाता है। ये सब लोग शो में अच्छे लोग इतने तनाव में रहते हैं। जैन साहब भी शो में हो तो नहीं दे पाते। लेकिन जैन साहब आपने सही जवाब दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। रियल एस्टेट सेक्टर में दिख रही है काफ़ी हलचल, और आगे इसमें किस तरह का रहेगा एक्शन, हलचल कैसी है, एक्शन कैसा रहने वाला है, ये सारी डिटेल्स लेकर आपके साथ हैं आशीष, हमारे साथ हैं आशीष, बताइए। सर, हलचल तो बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है, लगातार अपडेट्स देके हम बता रहे हैं। ओके, एक रिपोर्ट मेरे पास आई है कि पिछले जनवरी से लेकर सितंबर तक, अब तक देखें तो 7 शहरों में जो बिक्री हुई है वो जबरदस्त देखने को मिली। करीब 1,61,000 अपार्टमेंट जो बिके हैं। ये 7 शहर कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली है, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। इन 7 शहरों में जनवरी से लेकर सितंबर तक 1,61,000 अपार्टमेंट जो बिके हैं। अब एक खास इसके लिए क्योंकि पिछले 7 साल का अगर आप बिक्री का ट्रेंड देखें तो पिछले 7 साल में जितनी पूरे साल में बिक्री होती है, इतना इस बार जनवरी से लेकर सितंबर तक देखने को मिले। सिर्फ 2014 एक थोड़ा सा एक्सेप्शन था, वहां पर भी अगर आप देखें तो पूरे साल में 1,65,000 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर तक 1,61,000 है। 2015 में देखें 1,57,000, 2016 में 1,46,000, 2017 96,000, 2018 1,36,000, 2019 1,43,000 और 2020 में क्योंकि कोविड आ गया तो 74,000 यूनिट ही बिके थे। 2021 में रिकवरी भी फिर काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी, 1,28,000 यूनिट बिके। और जैसा कि अभी बताया कि 1,61,000 यूनिट ऑलरेडी बिक चुके हैं। और खास बात ये भी है कि सर कीमतें बढ़ी हैं, ऑलरेडी 3 से लेकर 11% तक की कीमतें बढ़ी हैं। कुछ दिनों में देखें तो ब्याज दरें भी लगातार बढ़ती गई हैं। इसके बाद भी अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं मान रहे कि त्योहारी सीजन में और बढ़िया बिक्री देखने को मिलेगी। तो रियल एस्टेट पूरा जो सेक्टर है यहाँ पर बिक्री का ट्रेंड काफ़ी बढ़िया है। ये है आपके लिए रियल एस्टेट में जबरदस्त बिक्री होती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट स्टॉक एक्सेप्ट डीएलएफ ज़्यादा आशु सर आपके रडार पे नहीं आते, कोई खास वजह या फिर दिल्ली होने की वजह से आपको डीएलएफ से ज्यादा प्यार है? अनिल जी देखिए, ये बात बिल्कुल डेफिनेटली सही है क्योंकि डीएलएफ को इतना क्लोजली वॉच करते हैं। और अनिल जी मैं आपको, जैसे मैं जितना बुलिश डेल्टा पे या गोवा पे रहता हूं उतना ही गुड़गांव पे अनिल जी जिस तरह की एक्सपेंशन हो रही है, चाहे वो प्राइवेट फ्लोर्स बना रहे हैं, और अनिल जी जो उनका मॉडल है इतना बढ़िया मॉडल है कि जितनी जो पिछले दिनों में लैंड अप्रिसिएशन हुई है कमर्शियल, वो सारी उनके फेवर में गई है क्योंकि वो सिर्फ रेंटल्स पे चलते हैं, बेचते नहीं है कि एक बार बेच दिया उसके बाद जो अप मूव है वो तो मतलब जिस क्लाइंट ने खरीदी उसके पास जा रही है। तो इतना बढ़िया मॉडल चल रहा है। बट अनिल जी एट टाइम्स इट डिफाइज द लॉजिक के डीएलएफ क्यों नहीं चलता। मतलब रियल एस्टेट में देखिए प्रॉब्लम तो है, वैल्यूएशन इशू रहती है। जैसे ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं, पहले प्योर ब्रोकिंग स्टॉक्स थे, उनमें वैल्यूएशन जितना मर्जी अच्छा करो मिलती नहीं थी। ऐसे ही अनिल जी रियल एस्टेट में भी पिछले दिनों में, या कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं अनिल जी जिसमें रियल एस्टेट एक्सपोजर है, उनको भी वो वैल्यूएशन नहीं मिलती है, वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो मुझे ये कभी कभी समझ नहीं आता कि ऐसा क्या कारण है। हर एसेट क्लास की साइकिल, और पिछले दिनों में जिस तरह का बूम आया गुड़गांव में अनिल जी, ये भाव 400 से ऊपर मतलब 500 की तरफ भी चला जाए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो अनिल जी जैसे वही एग्जांपल जो मैं डेल्टा को दे रहा हूं, मतलब सारे लॉसेस कवर करके इतना बढ़िया प्रॉफिट है, और कैसा कंपनी रिजल्ट दे, मतलब सबके जेब में आके जिसका डेल्टा लॉन्ग है क्या जेब में पैसे डाले तो स्टॉक चलेगा। तो अनिल जी कभी कभी मुझे ना सच में समझ नहीं आती है। मुझे अनिल जी टाटा पावर समझ आती है, ना चले, टाटा मोटर समझ आती है, IEX समझ आता है अनिल जी, मतलब किसी बुजुर्ग बूढ़े को नहीं दिला दूंगा कभी भी कि अनिल जी बद्दुआएं मिल जाए मुझे। लेकिन अनिल जी मुझे जो स्टॉक इतने अच्छे बढ़िया हैं, और मतलब एज ए फ्रॉम ए नेकेड आई यू कैन सी के हाउ गुड द बिजनेस इज एंड हाउ गुड दे आर डूइंग, उसके बाद नहीं चलते। तो अनिल जी अभी इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज लेते हैं अनिल जी, उसमें भी कहते हैं कि जिसमें विजिबिलिटी हो, जिस बिजनेस में विजिबिलिटी हो आप देख सकते हैं। अनिल जी दिख रहा है उसके बाद नहीं चलते, तो कभी कभी अनिल जी मुझे मतलब आई ऑल्सो फील बैड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। बात तो सही है, लेकिन ठीक है सर, यही तो है ना पेशेंस टेस्ट करता है। मतलब आपका पेशेंस है और आपका कन्विक्शन है तो पैसे तो बन ही जाएंगे, है ना। 700 रुपये चाहिए ना आशुष को भाव डीएलएफ का, 700 चाहिए ना सर। कितना चाहिए आपको भाव, बोलो ना आपको कितना चाहिए। अनिल जी 450 500, और ये तो बिल्कुल कुणाल जी के पोर्टफोलियो में है, मतलब उन्होंने भी इतने सालों से रखा हुआ है। और आई थिंक अगर एक स्टॉक है जिसपे उन्होंने मैक्सिमम डिस्क्लेमर दिया है तो वो डीएलएफ है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। बाकियों का इतना नहीं बताते हैं वो, क्योंकि काफी सारे नीचे हैं इसलिए भी नहीं बताते अनिल जी, बट डीएलएफ का जरूर डिस्क्लेमर देते हैं वो।
450-500 तो कुणाल जी करवा देंगे। मेरे को लगा 700-800 रुपए का हो तो फिर हम भी जोर लगाएं। लेकिन इसका रीजन ये है कि ज्यादा सवाल डीएलएफ पे पूछे जाते हैं, जीएमएम फोल्डर पे कौन पूछता है? नहीं, जीएमएम फोल्डर नहीं, कौन सा वाला, एनआरबी बेयरिंग्स है, एसकेएफ और सारे विदेशी लिंडे इंडिया था। हाँ, लिंडे, 2-4 नाम तो अभी बंसल जी बता देंगे। बंसल जी बताइए। नहीं अनिल जी, काफी नाम है अनिल जी। अब आप मेरे को दुविधा में डाल रहे हैं। इनके तो नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत होती है। स्टेफलर इंडिया, तो अनिल जी ऐसे ऐसे इनके नाम है। बट अनिल जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो आशु जी के टारगेट्स हैं 700 रुपए के अनिल जी, वो डीएलएफ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस मार्केट कैप, जिस इंटरप्राइज वैल्यू, जो इसके लैंड बैंक की वैल्यू है, क्लियर कट अनिल जी रेटिंग देखने को मिलेगी। और जो बाहर एफआई बैठा हुआ है अनिल जी, जब उसको पैसा लगाना होगा इंडिया के अंदर, तो रियल एस्टेट के अंदर, तो अनिल जी वो ये प्रेस्टीज नहीं लेगा, वो डीएलएफ लेगा। वो लीडर्स में निवेश करते हैं, तो डीएलएफ में भी री रेटिंग देखने को मिलेगी। बट समय लगेगा, क्योंकि इनके अंदर वो वाली आरओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं होता है, जो दूसरी कंपनीज में होता है। समय लगेगा, बट 700 रुपए की भाव भी यहाँ देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब कुणाल जी से आपने मुझे पूछा कि कुणाल जी के शेयर बता दो, तो कुणाल जी का भी टारगेट 700 रुपए का है। तो वो 700 रुपए जब आएगा तो मैं बता दूंगा आशु जी को। बढ़िया, आशु जी को खुश करने वाला काम कर दिया बंसल जी ने। बहुत ही बढ़िया बंसल जी। आइए बढ़ते आगे, सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। स्वागत है, बताएं सर क्या है आज इरादा? खरीदेंगे तो है आप, ये तो बात पक्की है। क्या क्या खरीदेंगे? कैश, फ्यूचर? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। शुरुआत सर पहला बताएं। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जीएमएम फॉडलर। अभी थोड़ी देर पहले आपके मुंह से निकला भी था, ये कुणाल जी भी खुश होंगे, उनके शायद पोर्टफोलियो का हिस्सा भी होगा। 1890 के लेवल्स पे अभी करंटली ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग कंपनी है ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बनाने वाली, जो कि फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। इसमें इस कंपनी का 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। और ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है जर्मनी की कंपनी फॉडलर के साथ, जिसका इसमें 31.88% स्टेक है। इसके अलावा एफआईएस भी बुलिश है, 17-18% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एलएनटी प्रमुख है। बाकी जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 61 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 18 करोड़ का नुकसान था। और अच्छे फंडामेंटल्स वाली जबरदस्त कंपनी है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 22-23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, और एक एमएनसी कंपनी। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1950 का, स्टॉप लॉस रखना 1870 रुपए का। 1870 का स्टॉप लॉस, 1950 का टारगेट, पहली पिक। बताएं सर दूसरी भी। दूसरा स्टॉक अनिल जी जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है सुब्रोस। एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, अभी 368-69 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कार एयर कंडीशनर्स बनाने वाली कंपनी है, जिसका भारत में 42% मार्केट शेयर है कार एसी मार्केट में। कंपनी का एक बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है। इसमें इनका मेजर कस्टमर है मारुति, जो कि इसमें करीबन 12% स्टेक ओन करती है थ्रू सुजुकी। और इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन जापान, जो कि इसमें 20% स्टेक ओन करती है। ये कंपनी मतलब जितने हम देख ही रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में एक अच्छी तेजी चल रही है, ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है। और इसका भी जून क्वार्टर अच्छा था, 11 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 3 करोड़ का पैट था। जबरदस्त फंडामेंटल्स, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी। फिर एफआईएस भी 13% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से बहुत अच्छा करेगा और इसमें खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 385 का, स्टॉप लॉस 360। तो ये है आपके लिए सुब्रोस और जीएमएम फॉडलर, ये दोनों ही स्टॉक खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब। जय ठक्कर भी हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल। आइए बिगुल के साथ उनका भी किया जाए स्वागत। जय का जैकपॉट। जय बताइए। जी अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। अनिल जी, एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन देना चाहूंगा पीवीआर पर।
पीवीआर पर मुझे अच्छी तेजी यहाँ से लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1800 के स्ट्राइक का अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं जो अभी 33 पर चल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त ये वाले स्ट्राइक पर बैठ रहा है। 33 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 1800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 1730-35 के रेंज में भी स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। बट अनिल जी जो मेरे इसके टारगेट है वो बहुत ही ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाली स्ट्राइक चूज की है। 1850 से लेकर 1880 तक के लेवल्स में इमीडिएटली यहाँ से देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर साइड 1700 के लेवल्स को होल्ड करना चाहिए। तो 30-35 पॉइंट्स के डाउन साइड रिस्क में ऊपर में लगभग आपको 100-150 पॉइंट की एक जगह बन रही है, जिसके जो टारगेट्स ऊपर में निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी 57 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 75। सो 57-75 एग्जैक्ट उल्टा भी हो रहा है अनिल जी कोइंसिडेंटली यही टारगेट्स के लिए खरीद कर चले और रिस्क बहुत ही छोटा सा है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 22 पर, 22 रुपए पर, यानी कि 11-12 रुपए का एक डाउन साइड रिस्क है। 400 का लॉट है, यानी कि 4-4,500 के रिस्क में ऊपर की अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छी है और 1850-1880 तक के स्पॉट लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पे देखने मिल रहा है। ओके, 1800 का कॉल ऑप्शन खरीदे 33 रुपए में, 22 रुपए का स्टॉप लॉस, 57 और 75 रुपए के बड़े टारगेट के लिए। 1730 पर है स्टॉक, 1800 बड़ा कन्विक्शन। जय, कोई खास वजह जो आपने देखी एफएनओ के डेटा में टेक्निकल, उसके वजह, उसके अलावा कोई खास वजह नहीं पता हो तो बताओ, फिर मैं बता देता हूं आपको। नहीं अनिल जी, मैं डेटा वाइज जो मैं देख रहा हूं, डेटा को तो पता नहीं यार, डेटा तो आपने देखा ही होगा। और एक डेटा बताऊं आपको कल का। जी अनिल जी, कल क्या है? नहीं, कल जो था नहीं, बंसल जी के पास है डेटा। हाँ, बंसल जी पीवीआर का डेटा बताइए। अनिल जी 10 फिल्में, अनिल जी सुनने में आया 10 फिल्में अनिल जी रिलीज हो रही हैं कमिंग फ्राइडे को। तो अभी परसों मिड डे करके भी नाम है, मोदी जी की बेटी ऐसी भी कोई पिक्चर है अनिल जी। परसों अनिल जी आप 10 मूवीज रिलीज हो रही हैं और कहीं कोई अनिल जी मैंने कोई इनका प्रोमो नहीं देखा अनिल जी अभी तक। तो मुझे तो लग रहा है वो डिजास्टर ही होंगी अनिल जी मूवीज, 10 मूवीज आ रही हैं। अरे 10 मूवी में आदमी कोई न कोई कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी देखने जाएगा तो थिएटर तो चल जाएगा उसमें क्या? नहीं करेक्ट नहीं, ऐसा कोई बड़ी स्टार कास्ट वाली नहीं आ रही। 75 रुपए की टिकट मिलेगी तो शायद देख भी लेगा अनिल जी। अब बंसल जी का फंडा बहुत क्लियर है, पिक्चर की क्वालिटी से मतलब नहीं, पिक्चर की प्राइस से मतलब है। बंसल जी कल वो 80 रुपए में अमिताभ बच्चन वाले देख के आए कोई पिक्चर आप? नहीं अनिल जी देखिए, मैं नहीं जा रहा, मैं तो अनिल जी टाइम का मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि टिकट फ्री की मिलेगी तो भी चले जाऊंगा। बट अनिल जी कई नवयुवक होते हैं उनके पास अनिल जी जगह नहीं होती बैठने के लिए, तो डेट के लिए अनिल जी 75 रुपए की टिकट लेके अंदर आराम से बैठ जाएंगे। बट 350 रुपए की पिक्चर लेके ये वाली मूवी नहीं देखेगा अनिल जी कोई भी। ये बात तो पॉइंट है बंसल जी। बंसल जी चैनल चेक और ग्राउंड लेवल की जो रिसर्च है बंसल जी, ये वाला चैनल चेक ये खतरनाक है। मतलब ये तो कमाल ही कर दिया है। मतलब कि अगर कॉफी शॉप में भी जाओ तो 150-200 रुपए में काम नहीं होगा। हाँ। 2 जने तो जाएंगे। करेक्ट। पिक्चर में 3 घंटे कोई उठाएगा भी नहीं आपको, बार बार आके पूछेगा भी नहीं क्या लाऊं। हाँ। है ना, और आराम से। वाह बंसल जी, गजब, खतरनाक रिसर्च है, बहुत ही बढ़िया। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए लेते हैं अनिल जी की स्ट्रेटेजी। मूड तो अच्छा है अनिल जी, 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर है, सुबह से अच्छे मूड में आ गया था, अभी भी अच्छे मूड में दिख रहा है। हमारे बाजार भी 17,100 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। यूरोप में भी आप देख रहे हैं सर, हल्की फुल्की खरीदारी ही हो रही है। कच्चा तेल आज परेशान नहीं कर रहा है, रुपया आज परेशान नहीं कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स तो स्टेबल है सर, हमारे बाजार भी अच्छे मूड में। क्या राय बनती है? मेरे ख्याल से बचे हुए समय में तो हम मजबूत रहेंगे। पहले मैं आपको एक बार डेटा बता दूं, उसके बाद स्ट्रेटेजी दे देता हूं। डेटा क्या कह रहे हैं? डेटा ये कह रहे हैं कि 17,000 के नीचे आप बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि 17,000 के पुट ऑप्शन पर है 1.25 करोड़ शेयर, 1,25,00,000 शेयर, जिसमें से 75 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ये हो गया। ऊपर की तरफ आप 17,100 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट देखेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की रुकावट है, और उसके ऊपर हम टिकी रहे तो 17,100 के ऊपर टिकने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 17,000 और 17,100 के जो कॉल राइटर्स हैं ये बैकफुट पर हैं। कितने हैं मैं बता दूं, करीबन डीप है ना, 2 करोड़ कॉल राइटर ऐसे हैं, 1,90,00,000 जो 17,100 के ऊपर निफ्टी निकल कर टिकता है, तो वो रिस्क पर आएंगे। तो आखिरी 1 घंटे में जब हम जा रहे हैं
3 बजे तक 17,125 के ऊपर टिकना जरूरी है। 17,125 के ऊपर टिका तो बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग 17,175, 17,225 की रेंज में आज और कल सुबह तक निफ्टी को ले जा सकती है 17,125 के ऊपर, क्योंकि तब 2 करोड़ शेयर शॉर्ट होंगे और वो शॉर्ट कवरिंग आपको सहारा देगी। ये डेटा में साफ नजर आ रहा है आपके लिए। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज फॉर चेंज पुट राइटिंग ज़्यादा हुई, यानी कि तेजी की पोजीशन ज़्यादा बनी है बजाय इसके कॉल राइटिंग है, क्योंकि कल तक सारे लोग खाली हो चुके थे। सुबह भी हम बात करते हैं पुट कॉल रेशियो दोनों 0.72 पर ओवरसोल्ड है, शॉर्ट कवरिंग तय है और वो शॉर्ट कवरिंग आपको दिख रही है। तो अब शॉर्ट साइड पे लोग कम हुए, फ्रेश खरीदारी की वजह से ऊपर जाने की तैयारी। बैंक निफ्टी 39,000 के आसपास है, आप हैं 38,700 38,800, ये 100 पॉइंट की रेंज डीप बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग खरीदारी के जोन के तौर पर आई। 38,700 कल की क्लोजिंग थी, 38,800 पर आप बार बार 2 दिन 3 दिन सपोर्ट ले रहे थे। तो ये 100 पॉइंट की रेंज में अगर वापस आता है निफ्टी, चांस कम है बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, तो खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 39,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, वहां तक जाने की कोशिश हो सकता है और मेक और ब्रेक लेवल 39,000 है। अब 39,000 में एक खास बात है दीप, और वो ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों ही पुट और कॉल में 39,000 पर ही है, लेकिन पुट पे कम है 21 लाख शेयरों का, कॉल्स में ज़्यादा है 39 लाख शेयरों का। सो अगर आप 39,050 के ऊपर टिके रहे 3 बजे तक, तो आज ही आपको 39,175 39,200 तक जाने की 200 पॉइंट, क्योंकि तब शॉर्ट कवरिंग बहुत एग्रेसिव होगी। कैसे होगी? 40 और 20, 60 और 20, 80, 85 लाख शेयर, 90 लाख शेयर बैंक निफ्टी के 39,000 के ऊपर कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे। तो 17,100 तक पुट राइटर कॉल राइटर निफ्टी में करीबन 2 करोड़ शेयर, बैंक निफ्टी में 39,000 के ऊपर करीबन 80 लाख शेयर, ये कॉल राइटर्स रिस्क पर है। सो इन दोनों को देखते हुए और डाउ फ्यूचर को देखते हुए ऐसा लग रहा है अब जो स्टेटमेंट है वो सबसे काम का है। डे हाई के आसपास आज बाजार बंद होने की कोशिश करेंगे, जो भी हो। अब डे हाई 17,100 भी हो सकता है या 17,125 या 17, लेकिन बंद ऊपर की तरफ ही होंगे, नीचे नहीं हुए। इसका मतलब ये कि यहाँ से नीचे की रिस्क बहुत कम है, बहुत कम है। ना तो नहीं कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट अचानक डाउ कोई भी रीजन से नीचे आ जाए वो तो आप नहीं कर सकते, बट डेटा आपको बहुत मजबूती दिखा रहे हैं, समझ के। और डेटा ये कह रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग है जो बाजार को नीचे नहीं जाने देगी। ये ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब आइए स्ट्रेटेजी के लिहाज से, तो आपकी जो पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखिए, ट्रेल करते रहिए। और आज सुबह भी आपको ध्यान होगा दीप, जब हमने आज के 2000 दिया था बैंक निफ्टी पर, 38,950 पहला टारगेट था, दूसरा 39,100 का था, लगभग वहां तक पहुंचा है। 39,085 का हाई है और आप देखिए 38,825 के आसपास से 39,075 के आसपास, तो आप देख लीजिए करीबन 250 पॉइंट के आसपास की तेजी आपकी वहां से हो चुकी है। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि आज अगर आपको खरीदना है तो बड़े गेंस के लिए खरीदना है, आज छोटे गेंस के लिए खरीदने का दिन नहीं है। करेक्ट। तो वो बड़े गेंस वाला दिन आपके लिए बन रहा है धीरे धीरे। अब 3 बजे तक ये इंतजार कीजिए, ये 39,050 के ऊपर टिके, ये 17,125 के ऊपर टिके, तो और शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। अदरवाइज आप लगभग मजबूती के साथ यहाँ बंद होंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आ चुके हैं बाजार, बस अब यहाँ के लेवल को अगर क्रॉस कर दें तो और अच्छी तेजी आपको बनेगी। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTST का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़ी देर पहले रेकमेंड किया है। मुझे लग रहा है HDFC लिमिटेड में एक अच्छा रिवर्सल एस्टैब्लिश हो रहा है। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा है, लगभग इसने 2 अटेम्प्ट किए थे 2250 लेवल के नीचे जाने के, बट वो दोनों अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। एंड जिस तरीके से इसके RSI ने करवट ली है, ADX जिस तरीके से प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो इसने एक रिकवरी बनाई है, वो रिकवरी एक्सटेंड होनी चाहिए अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, तो खरीदारी करनी है HDFC लिमिटेड के फ्यूचर में। टारगेट आपको लगाना है अराउंड 2345 का, स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है 2285 पे। तो HDFC दिग्गज आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए सर। हाँ, इंडेक्स पे थोड़ी खरीदारी आ रही, तो HDFC चलेगा तो HDFC बैंक रेशियो के हिसाब से अपने आप चलेगा। वो चलेगा तो बैंक निफ्टी मजबूत रहेगा, वो मजबूत रहेगा तो निफ्टी मजबूत रहेगा। सेटअप तैयार और ये सब होगा तो 17,125 पार करने की तैयारी 3 बजे के पहले हो रही है और 39,050 के ऊपर टिकने की तैयारी। डेटा का दम आपको नजर आ रहा है, यही बात की थी अभी 2 मिनट पहले दी, बिल्कुल उसका असर आपको साफ दिख रहा है। आइए ऐसे में देरी के बगैर बिगुल की रिक्वेस्ट आशु सर की तरफ से, स्विंग के सुल्तान आशु मदान।
आशु सर बताएं सर। अनिल जी, निफ्टी का ही स्प्रेड देना है जो मैंने अभी शो की शुरुआत में ही बोला था, और बिल्कुल जो मैंने कहा था थोड़ी देर में दूंगा, आपके व्यू के साथ बिल्कुल ठीक है अनिल जी। जो मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, तो अनिल जी 17,100 की कॉल लेनी है एक, और 17,250 की, 17,250 की 2 कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 30 रुपए में। 30 रुपए का मतलब अनिल जी 17,100 से 130 से लेके 17,400 तक कहीं पे भी निफ्टी गया, ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। तो अनिल जी कल का ट्रेड है। अनिल जी मैं फिर इसको एक बार इस ट्रेड को बताता हूं, उसके बाद एक चीज और ऐड करूंगा। 17,100 की एक कॉल लेनी है, 17,250 की 150 पॉइंट ऊपर यहां से 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कल गैप अप होगा, मुझे लगता है 150 पॉइंट की रिकवरी भी आ सकती है, बट अनिल जी ये ट्रेड बिल्कुल फ्यूचर में मैं कभी लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता। जरा सा ऊंच नीच हो गया तो लोगों के हाथ पैर पड़ जाते हैं और फिर वो शुरू हो जाते हैं कि तेजी बोली थी। तेजी बोलना, मंदी बोलना एक बात है, उसको स्मार्टली ट्रेड करना दूसरी बात है। और मैं आज शायद 10वीं, 20वीं, 50वीं और शायद अगले 1 साल तक, जब तक ये ऑप्शंस और बढ़ते रहेंगे, रिपीट करूंगा। अगला आने वाला टाइम अनिल जी स्किल है कि ट्रेड कैसे करना है, उसमें जैसे जैसे कि सबके पास अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो अनिल जी 17,100 लेनी है, 17,250 बेचनी है, इसकी कॉस्ट है 30 रुपए। अगर 17,130 के नीचे रहता है तो वर्स्ट केस आपका 30 रुपए का लॉस होगा। 17,250 से ऊपर आपका दूसरा वाला शुरू हो जाता है तो 17,400 तक सेफ है अनिल जी। और अगर 100-150 पॉइंट की रिकवरी आ गई तो इसमें कल जैकपॉट लग जाएगा, जिसके मुझे चांसेस पूरे लग रहे हैं अनिल जी। जिस तरह, जिस कगार पे निफ्टी और बैंक निफ्टी आके खड़ा हो गया है, इस वक्त कॉल सेलर्स ट्रैप हो गए हैं और वो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी अनिल जी। इसी में दूसरी चीज बता रहा हूं कि 17,100 350 का 2 दिन पहले का स्प्रेड है, जिसकी कॉस्ट 60 रुपए थी क्योंकि वो पहले बना था। अब वो 70 से 75 रुपए हो गया, मतलब 10-15 रुपए प्रॉफिट है। किसी को बने रहना है तो बिल्कुल उसमें बने रहे, और प्रॉफिट आ सकता है। किसी को शिफ्ट करना है तो कॉस्ट कम करने के लिए इसमें शिफ्ट कर लें। तो अनिल जी दोनों निफ्टी के स्प्रेड्स ऑन ट्रैक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज अनिल जी, अब आपने इल्जाम लगा ही दिया कि मैं जी बिजनेस देखता रहता हूं, तो कल अनिल जी आप वो घड़ियों वाली डिस्कशन कर रहे थे, तो अनिल जी मुझे उसमें आपको एक चीज ऐड करनी है। जितने भी ये लग्जरी गुड्स हैं, वॉचेस से लेके अनिल जी बाकी ब्रांड्स भी, लुई विटॉन, गुच्ची वगैरह सब कुछ है अनिल जी। ये सारे के सारे, नॉट इवन जस्ट वॉचेस, बहुत सारी चीजें अनिल जी, इवन बैग्स, बेल्ट्स भी आपने भी लिए हैं। ये सारे अनिल जी एसेट्स हैं, क्योंकि हर साल एक तो इनकी प्राइस बढ़नी है और इनकी प्राइस बढ़ती है अनिल जी डॉलर्स में, और डॉलर भी बढ़ता है अनिल जी। तो ये हमेशा अनिल जी लेके रखना चाहिए और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। और अनिल जी मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको मैं बताऊंगा कि जो आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। अनिल जी पिछले साल दिवाली के अराउंड चांदी का भाव था 66,000। तो मैंने अनिल जी मम्मी से उनके अगेंस्ट जाके जितने भी वो छोटे कॉइन और छोटी मोटी चीजें, चांदी का टेढ़ा मेढ़ा ग्लास, पुराना काला हुआ ट्रे होती है अनिल जी, 66,000 में सारी जो सिल्वर था बेच दिया चांदी चौक जाके, और उसकी जगह गुच्ची के शूज लिए। गुच्ची के शूज अनिल जी 5,000 ऊपर है और चांदी का रेट है 59,000। तो अनिल जी लॉन्ग शॉर्ट हमेशा रहना चाहिए और हर चीज बेचनी चाहिए। जिसको बेचना नहीं आता वो ले ही नहीं सकता। लेकिन चांदी के नाराज भी हुई थी इस बात से, चांदी कोई बेचता है क्या? हाँ मैं वही बोलूं, चांदी के अगर समझो मम्मी ने बहुत डांटा कि घर की कोई चांदी बेचता है क्या? सही डाटा, गलत थोड़ी डाटा। देखो पहली चीज तो एक प्रिंसिपल तो देखिए आशुधर, ये दिमाग में बिठा लीजिए, आपकी मम्मी अगर आपको डांट रही है, मतलब उनकी सही बात तो सही है ही, इसलिए आपको डांट लग रही है। उनकी गलत बात भी सही है क्योंकि वो आपकी माता जी। करेक्ट। तो मतलब माताजी पिताजी के सामने ये सब चीज तो सही और गलत वाला सिस्टम चल रही नहीं है। वो है पेरेंट्स है भाई, उनका वहाँ हमें बाद में पता चलता है, आज नहीं पता चलता क्यों डांटा था। वो यही चांदी अगर 1 लाख हो जाती तो आपको पता चल जाता क्यों डांटा था। बट बाय द वे, जैसे आप बंसल जी के घर पे खाना खाने गए, ठीक है, बंसल जी आपके घर पे आए तो आप चांदी के बर्तन में तो खाना नहीं खिला पाओगे, तो फिर गुच्ची के शूज का फायदा क्या? अनिल जी चांदी के बर्तन में खाने का आज अनिल जी मेरा बेटा, अरे आशु जी एक मिनट रुकिए, अनिल जी आज मेरा बेटा ऑफिस में आया था, वो भी अनिल जी स्नीकर्स की ट्रेडिंग की बात कर रहा था। अब समझ में आया ये भयंकर वाला आइडिया उसके दिमाग में आया कहां से अनिल जी? नहीं, वो स्नीकर्स का मार्केट बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, मेरा बेटा भी बहुत एक्टिव है, वो करता है। हाँ, और गजब का मार्केट है। मतलब मैं तो है ना दंग ही रह गया, मुझे जब पता चला कि 1.5-2 लाख रुपए के भी जूते होते हैं, तो फिर पता चला कि 1.5-2 लाख की तो स्टार्टिंग रेंज है। अच्छा। हाँ, और स्टार्टिंग रेंज 1.5-2 लाख रुपए के जूते बहुत सारे, 40-50 हज़ार रुपए के जूते तो जैसे हम 3-4 हज़ार वाले पहनते हैं ना, वैसे गिने जाते हैं इनके, वैसा है। तो बात सही है, लेकिन ये कि वो अनिल जी जी आशु सर,
तो अनिल जी आप देखिए, आप बिजनेस को क्लोजली जानते हैं, तो आप बेटे से पूछ लीजिए अनिल जी, और आप ट्रैक भी करते होंगे पिछले 3 साल में जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं जूते, इनके प्राइसेस बढ़े हैं और IEX 280 वाला 140 हो गया है। तो अनिल जी बताइए, जूता लेना चाहिए IEX? सर वहाँ IEX तो बेच सकते, जूता बेचे कैसे? कोई खरीदे ना खरीदे, साइज अब आपकी और जो सुमित बगड़िया की साइज तो सेम नहीं होगी। देखिए सबके अपने अपने फायदे नुकसान है, किसी में लिक्विडिटी का फायदा तो किसी में रिटर्न का फायदा। ये चीज़ जरूर है कि जो एसेट जितनी कम लिक्विड होगी उसमें रिटर्न उतने ज़्यादा बनने की गुंजाइश है, लेकिन एंट्री और एग्जिट इतना ईजी नहीं होता। आइए बसीन साहब से करते हैं मुलाकात, वक्त है बसीन के हसीन शेर का। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका। दिन की ऊंचाइयों पर है बाजार, 17,100 के ऊपर निकलकर टिकते और डबल सेंचुरी मारने के मूड में डाउ फ्यूचर्स भी। आप सुबह बोल भी रहते मजबूत रहेंगे बाजार, रिकवरी की पूरी तैयारी कर लीजिए। बताएं सर आउटलुक और अपडेट दोनों। हाँ गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो जैसे आपको कहा 2 दिन और बर्दाश्त कर दीजिए, सोमवार से ग्लोबल ट्रेंड अच्छा है और एक बारी के लिए अक्टूबर का सेकेंड हाफ विल पुट रेस्ट टू द बेस्ट टू द माने बेयर्स को ढीला कर देगा। तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते से बहुत अच्छी रैली है ग्लोबली और उस कारण से आप बने रहेंगे तभी इसमें रहेगा वॉलेटिलिटी। जो और फ्रेंड इफ यू फॉलो द ट्रेंड आपने देख चुके हैं कि काफी कुछ हो चुका है और अभी भी इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग ऑन एनी मैट्रिक। तो मैं रिलेटिवली बुलिश हूँ नेक्स्ट वीक से और मैं सोचता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर विल बी गुड। अपडेट दे दूं, टाटा स्टील, आपको रिलायंस और गोदरेज प्रॉपर्टी का था, तीनों न्यू अभी हाई पे जा रहे हैं। रिलायंस नहीं चला लेकिन वो भी चल जाएगा। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल ठीक बात है, शुरू करें सर। और आप कह भी रहे हैं कि 2 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, बोले ये वाली वॉलेटिलिटी तो हम हर रोज बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो आज वाली तो बहुत ही बढ़िया है सर, मजेदार है। जी सर बताएं। तो अनिल जी लीजिए अशोक लीलैंड, मैंने सुबह भी आपको कहा था, GMR भी दिया था दोपहर को, नया को, वो भी आउट पर। अशोक लीलैंड इज द बेस्ट प्ले ऑन द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड और उसका जो CV और आइस का इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल जो उसने बनाया वो बहुत बढ़िया कर रहा है। तो 149 रुपए में 145 का स्टॉप लॉस रखिए और 158 रुपए का टारगेट। जब मैंने अशोक लीलैंड कहा है वो 4-5% बढ़ा है वहां से, ये आपके लिए टॉप पिक है। दूसरा पिक होगा अनिल जी मेरे हिसाब से टाटा स्टील। मैं फिर कह रहा हूँ 100 रुपए पे टाटा स्टील में जो ब्लॉक डील होनी है हो गई। टाटा स्टील 107-8 का टारगेट है और 97 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये 2 बेहतरीन पिक्स है जहां पर आपको करनी है खरीदारी, टाटा स्टील और साथ ही साथ अशोक लेलैंड। 2 स्टॉक है पसंद के बसीन साहब की तरफ से, इन पर रखिएगा फोकस। आइए बढ़ते हैं आगे और फोकस करते हैं यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने EU, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इन्होंने रशिया पर यानी कि रूस पर बैन लगाने की 8वीं लिस्ट जारी की है। यानी कि ये लिस्ट नंबर 8 है, 7 पहले आ चुकी है। अब इस 8वीं लिस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिस पर बैन लगा है और ये बैन किस तरह का है, इसका क्या असर होगा, सारी डिटेल्स है नूपुर के पास। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने 8th लिस्ट निकाली है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट और काफ़ी सारे सेक्टर्स। अगर हम बात करें तो स्टील प्रोडक्ट से लेके प्लास्टिक, मशीनरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर्स और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी हैं जो इस लिस्ट का पार्ट है, जैसे कि मेथनॉल, पॉलीलाइथीन जैसे केमिकल्स हैं जो अब एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे रशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके। इनफैक्ट जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है उसमें जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है प्राइस कैप को लेके, रशियन ऑयल जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पे, उससे रिलेटेड भी वहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर मार्केट की बात करें तो रशिया का जो केमिकल मार्केट है वो एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर है इस इंडस्ट्री में। करीबन 2 मिलियन टन पूरे साल भर में एक्सपोर्ट होता है रशिया से जब केमिकल इंडस्ट्री की बात आती है तो, और ज़्यादातर जो ये एक्सपोर्ट होता है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। अब बातें ये हो रही है कि ये जो वहाँ से हटके चाइना जैसी कंट्री में ये सप्लाई हो सकता है। लगभग सारे केमिकल से जो जुड़े हुए ग्रेड से, PE ग्रेड से, वो इस लिस्ट का पार्ट है। और इंटरेस्टिंगली जो स्टॉक्स भी चल रहे हैं वो टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जो इस लिस्ट का पार्ट अब बन चुके हैं। अगर प्राइजेस की बात करें, और एक और डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में जो एनर्जी कॉस्ट से रिलेटेड प्लांट शटडाउन्स हम देख रहे हैं उसके चलते पिछले 10-15 दिन में जो बल्क केमिकल्स के प्राइसेस है करीबन 10 से 25% से ऊपर है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम
अपने इंडियन सेक्टर्स की बात करें, वो चाहे वो केमिकल्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, लेदर हो, सेरेमिक जैसी सारे सेक्टर्स पे फोकस है। ओके, तो ये है आपके लिए 8वीं लिस्ट जो आई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कई सारे प्रोडक्ट्स जिन पर बैन लगे। तो ये आज सुबह जो हम बात कर रहे थे केमिकल स्टॉक सारे जो आज सुबह इसलिए भागे थे, अब पता चला कि इसके दौड़ लगाने की वजह ये है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख भी रहे हैं। तो रूस ने जो बैन लगाया उससे ढेर सारी घरेलू कंपनियों को फायदा होता दिख रहा है। बिल्कुल। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित जी देने के लिए एक्सपायरी का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार के एक्शन को? गुड आफ्टरनून दीपांशु। मार्केट के अंदर आज तेजी का मूव जारी है और अभी डेज हाई के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक मूव ऊपर की तरफ बनना चाहिए और निफ्टी के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ 1-2 दिनों में देखने को मिलेगा। इसके लिए निफ्टी के अंदर 17,100 वाला कॉल 90 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, 90.91 में टू बी वेरी प्रिसाइज। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 17,100 का कॉल कल की एक्सपायरी वाला यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे। ऊपर में मेरे को लग रहा है कि 17,150 निफ्टी जैसे तोड़ेगा तो 17,200 से 17,250 तक का मूव निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ऐसा होने पे 17,100 के कॉल का टारगेट 140 रुपए से लेके 160 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी का 17,100 का कॉल खरीदारी करे 40 रुपए के स्टॉप लॉस से 140 और 160 के टारगेट के लिए। ओके, तो सुमित जी की तरफ से भी निफ्टी का 17,100 का कॉल खरीदना है, भरोसा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आशु जी भी आपको बुल स्प्रेड बनाकर दे ही रहे थे। तो यहाँ से बाजार और ऊपर जाने की तैयारी में, ये तो दिख रहा है 125 की रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली वहीं पर आपको बाजार अभी अभी आते हुए दिखा है। 17,126 का हाई अभी अभी निफ्टी ने बनाया है। अब कोशिश है कि क्या यहाँ से बाजार आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है कि नहीं, और स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन आ रहा है। एसआरएफ एक और काउंटर जिसको अपने रेडार पर रखिए, ये अच्छी मूव दिखा रहा है। नवीन फ्लोरिन में खरीदारी आ रही है। अभी जो केमिकल स्टॉक्स हम हाईलाइट कर रहे थे, एक एक करके वापस केमिकल स्टॉक्स में आपको एक्शन दिख रहा है। एसआरएफ में एक बढ़िया स्पाइक इस समय आपको बनते हुए दिख रहा है। जय, जरा एसआरएफ का चार्ट देखें, मोमेंटम में वापस आ रहा है। नवीन फ्लोरिन मूव कर रहा है, दीपक नाइट्राइट सुबह एक्शन में था, बट एसआरएफ के बारे में बताएं जय। बिल्कुल दीप देखिए, एसआरएफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल अगर आज इसके ऊपर बंद आ जाता है, देन आई थिंक फर्दर आपको मूव 2620 से लेके 2700 तक के लेवल तक देखने मिलना चाहिए। वो लेवल दीपांशु है 2550। सो 2550 के ऊपर अगर आज बंद आता है, देन आपको फर्दर एक मोमेंटम आते हुए देखने मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। एंड ऑन द डाउन साइड यही जो रेंज है 2550 से 2475, ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन के ऊपर की तरफ आज ब्रेकआउट आता है, देन आई थिंक फर्दर आपको अप मूव देखने मिलेगा। तो एसआरएफ पर रखिए नजर, मूव कर रहा है। दीपक नाइट्राइट पर रखिए नजर, ये दोनों केमिकल स्टॉक्स आपको मूव दिखा रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर में थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। ये एक और काउंटर जो आपके रेडार पर रहना चाहिए, बट अच्छी मूव इस समय आ रही है। टीवीएस मोटर्स पर बढ़िया स्पाइक ये भी दिखा रहा है। ऑटो काउंटर्स आपको दोबारा मूवमेंट दिखा रहे हैं, बट फोकस है हमारा आईटी पर। और दो दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आज आने वाले हैं, एचसीएल टेक और विप्रो। कल आने वाले हैं इन्फोसिस के नतीजे और साथ ही माइंडट्री के। तो पहले एक बार इन्फोसिस जान लेते हैं, इस दिग्गज के कैसे रहेंगे नतीजे। कुशल, इन दोनों का तो इंतजार है ही। इन्फोसिस में नतीजों के साथ साथ ऑफकोर्स बायबैक का भी ऐलान आ सकता है, तो बताएं क्या है कल की एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल दीपांशु, कल की एक्सपेक्टेशंस में पर्टिकुलरली सबसे पहले डॉलर रेवेन्यू देख लेते हैं इन्फोसिस का कैसे आ सकता है। 3.4% की बढ़त के साथ लगभग 460 करोड़ डॉलर पर कंपनी अपनी डॉलर आय घोषित कर सकती है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं ये 20.1% से 20.3%, यानी कि मार्जिन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ज़्यादा बदलाव हम नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट डेफिनेटली जो अच्छी डील्स इन्होंने जीती है उसकी कन्वर्जन्स, उनका रैंप अप होने से यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो मार्जिन्स की गाइडेंस है वो करीबन 21 से 23% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो ये रिटेन कर सकते हैं। और साथ ही कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ है 14 से 16% की गाइडेंस, वो भी कंपनी मेंटेन कर चल सकती है। मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी का मुनाफा 10% बढ़कर 5,920 करोड़ पर रहने का अनुमान है। और आप जो बायबैक की बात कर रहे थे उसको लेकर हमारी एक्सपेक्टेशंस तो क्लियर है, 1740 से 1800 के बीच में ये प्राइस पर बायबैक आ सकता है और करीबन 8 से 9,000 करोड़ रुपए का हम बायबैक कल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इन्फोसिस की तरफ से। तो 8 से 9,000 करोड़ का बायबैक आ सकता है। 1800 का लेवल, राइट? 1800 तो अच्छे प्रीमियम पर आपको बायबैक आते हुए दिख सकता है। ऑफ कोर्स नतीजों पर भी नजर रहेगी। फिलहाल देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है इन्फोसिस की तरफ से। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सर।
दीपांशु, आपने अभी जस्ट जिक्र किया था केमिकल स्टॉक्स पे, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर दीपक नाइट्रेट का चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। वीकली एंड डेली चार्ट दोनों पे यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है, एंड जिस तरीके से फिलहाल भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 2306 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। बट पोजिशनल टारगेट या फिर पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 2440 तक का है। तो अभी भी खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 2178 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है, 2306 के आसपास रिव्यू करनी है, एंड 2440 का होगा पोजीशनल टारगेट। के तो दीपक नाइट्राइट एक और केमिकल स्टॉक जहां पर खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ 2306 2440, क्या बात है, बड़े बड़े लेवल हैं जहां के लिए करनी है खरीदारी। तैयार है जय टक्कर, जय का जैकपॉट। जय बताएं। अनिल जी, आरबीएल बैंक फ्यूचर्स खरीदने की मेरी सलाह है। 123.40 पर भी ये ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो अच्छा निकल कर आ रहा है। 120.50 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। सो लगभग आपका जो डाउन साइड रिस्क होगा अनिल जी वो 3 रुपए से भी कम है। एंड टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहा है इसके, फर्स्ट टारगेट विल बी 128.50 128.50 एंड सेकंड टारगेट विल बी 131। सो 128.50 131 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे आरबीएल बैंक फ्यूचर्स। इसमें अच्छा खासा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स एज वेल एज डेली चार्ट्स पर एक क्लियर मोमेंटम इंडिकेटर्स में रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा ट्रेड निकल कर आ रहा है। ओके, आरबीएल बैंक यहां पर खरीदारी करने की राय 120.50 के स्टॉप लॉस के साथ। और आरबीएल बैंक आज पसंद आया था कुणाल जी राकेश जी को भी थोड़ी देर पहले, और नॉर्मल धन्यवाद तो है ही। कोई विशेष धन्यवाद अगर आप देना चाहें कुणाल जी तो मैं आपको मौका दे रहा हूं। अनिल जी देखिए, हमारी ओर से अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। अनिल जी सचिन जी को बड़ी शानदार कॉल उन्होंने दी अनिल जी, तो हमारी ओर से अनिल जी धन्यवाद। आपका तो गए कुणाल जी, 2 वोट कट गए, एक तो सचिन जी का कटा और एक जय का। एक सचिन जी ने कॉल दिया नहीं, उनको थोड़ा सी धन्यवाद दे दिया। जय ने कॉल दिया, जय को दिया नहीं, दोनों वोट देंगे नहीं। और विशेष धन्यवाद का मतलब ये होता है कि जो जिस आदमी को धन्यवाद आपको देना उसको क्या पसंद है। जैसे कि जय, दिवाली के वक्त उन्हें मिठाइयाँ पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, गिफ्ट पसंद है। इस तरह से विशेष, नॉर्मल धन्यवाद तो मैं ही दे देता ना आपके बिहाफ पे, आपको विशेष वाला देना है। जय ऐसा ही चाहिए ना विशेष धन्यवाद आपको। अनिल जी मैं उलझा हुआ अनिल जी बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा इन्हें। ऐसे नहीं होता है अनिल जी, और वो भी दिवाली के टाइम पे तो होता ही नहीं है। चलिए बढ़िया है जी। तो ये है जय की तरफ से आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की राय। मोदी जी भी, मोदी जी कॉल देना है या विशेष धन्यवाद देना है आपको? मोदी जी आपके लिए जी अनिल जी कॉल देना है, कॉल देना। ओके, बिल्कुल मुनाफे वाले मुदीद के लिए। जी बताएं सर। अनिल जी एनबीएफसी में आज सुबह से ही मूवमेंट बना हुआ है और एक ऐसा स्टॉक जहां पर बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस का 105 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 3 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट है 5 रुपए 50 पैसे, दूसरा टारगेट है 7 रुपए। ये ऑप्शन यहाँ से डबल होने का दम रखता है और स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपए का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं स्टॉक में, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। और बहुत अच्छी चीज नजर आ रही है, शॉर्ट कवरिंग का एक काउंटर बड़ा कैंडिडेट निकलता हुआ नजर आ रहा है और आज तगड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, जिस तरह के वॉल्यूम चाहिए होते हैं उस तरह का वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चार्ट्स और डेरिवेटिव डाटा ये इंडिकेट करते हैं स्टॉक में यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है, इसलिए 105 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 5 रुपए 50 पैसे पहला टारगेट, 7 रुपए दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस आएगा 2 रुपए। ओके, ये है आपके लिए मन्नापुरम फाइनेंस जो सुबह वागले साहब की तरफ से भी था, खरीदारी करने के लिहाज से आपके लिए आता हुआ। आइए बता दें आपको कि जब बात निकली दिवाली की गिफ्ट की, दिवाली की, तो एक खास बात दिवाली से जुड़ी बता दी जाए जी। दिवाली है इस बार सोमवार, 24 अक्टूबर, याद है
नहीं है तो मैं बता दूं। और मुहूर्त ट्रेडिंग का समय आपके लिए आ चुका है, तो जरा नोट कर लें। दिवाली के दिन सोमवार 24 अक्टूबर को 5:30 बजे से आपको जी बिजनेस के साथ होना है स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। बाकी तो होना ही है, लेकिन स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन जो 6 बजे होगा, प्री ओपनिंग सेशन 6:15 बजे से कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन होगा, 7:15 वो खत्म हो जाएगा, यानी 1 घंटे का रहेगा, और अगले 10 मिनट में पोस्ट क्लोजिंग होगी। 7:30 बजे हमारा समापन समारोह हो जाएगा। तो हम 5:30 से 7:30 2 घंटे रहेंगे लाइव दिवाली के दिन आपके साथ शाम को। यही है प्लान। बिल्कुल। और उसमें से 1 घंटा आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। नतीजों का सीजन चल रहा है, तो नतीजों का पूरा विश्लेषण भी मिलेगा। दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग की आपको जो पिक्स चाहिए वो भी सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। बस आपको खाली लॉग इन करना है। तो एक चीज और करवा दीजिए, अगले दिन की छुट्टी करवा दीजिए। अरे यार, ये तो बहुत ही गलत है यार। ऐसा कभी नहीं देखा, ये पहली बार ही हुआ है। इस बार शायद कोई तिथि वगैरह की वजह से हुआ है। ऐसा किसी कोई विशेष ज्ञान किसी को हो कि आमतौर पर हमेशा दिवाली के दूसरे दिन छुट्टी होती है, इस बार वो बलि प्रतिपदा दूसरे दिन रखी है, मतलब बुधवार को। जी बंसल जी। अनिल जी, क्या है कि इस बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली के अगले दिन अनिल जी जो गोवर्धन पूजा होता है, अन्नकूट होता है अनिल जी, उस अगले दिन ग्रहण है। तो वो ये सब नहीं हो रहा है, और गोवर्धन पूजा उसके अगले दिन है अनिल जी, तो वो छुट्टी जो है अनिल जी 1 दिन बाद है, अगले दिन छुट्टी नहीं है अनिल जी। तो ऐसा कोई शास्त्रों में लिखा गया की वजह से कोई ग्रहण है, तो उस ग्रहण के कारण तो ऐसा कोई शास्त्रों में लिखा गया बंसल कि ग्रहण के दिन छुट्टी नहीं हो सकती है, या ग्रहण के दिन आदमी दिवाली के राम राम करने एक दूसरे के यहाँ नहीं जा सकता? छुट्टी तो रख ही सकते हैं ना? नहीं अनिल जी, छुट्टी दिवाली के कारण नहीं होती थी, अगले दिन छुट्टी होती थी गोवर्धन पूजा के कारण अनिल जी। तो उस ग्रहण के कारण अनिल जी गोवर्धन पूजा जैसी शुभ पूजा नहीं हो सकती, इस कारण से छुट्टी नहीं है। अरे अब ये तो अनिल जी आप एनएससी को गुबार लगाएं कि छुट्टी करें। मैं तो आपको लगा जी कुणाल जी। अनिल जी चाहे तो 2 दिन भी छुट्टी दे सकते थे अनिल जी। सही जवाब। कंजूसी क्यों अनिल जी? हाँ सही बात है। थोड़ी ऑप्शन की टाइम वैल्यू कम हो जाती है अनिल जी, आशु जी को भी फायदा होता। हाँ, एनएससी के भी ट्रांजैक्शन चार्जेस, टर्नओवर चार्जेस कम होंगे, प्रोपोर्शनेटली आते हैं ना वो तो। लेकिन दो चीजें, एक तो दिवाली के नेक्स्ट डे और एक नए साल पे, ये 2 दिन जो छुट्टी, नए साल रात को 12 बजे वाला जो त्योहार है, अब सुबह मतलब वापस आप कैसे उठ के 6 बजे कैसे? इस साल में छुट्टी है, इस बार छुट्टी है। इस बार अनिल जी वीकेंड पे बिल्कुल अनिल जी 31 सैटरडे को है। आपको गोवा का इनविटेशन आज से ही दे रहा हूं मैं। गजब की प्लानिंग है यार। मतलब हम तो अगले सैटरडे संडे की तक की प्लानिंग नहीं करते हैं, 31 तक की प्लानिंग करें कि कहाँ जाना है, क्या करना। जय हो, बहुत बढ़िया आशु जी, लगे रहे। खतरनाक प्लानिंग के साथ चलते हैं आशु जी। चलिए, तो दिवाली के दूसरे दिन भी ट्रेडिंग रहेगी, आना पड़ेगा। और उसके बाद बुधवार को छुट्टी है। सो सोमवार को दिवाली है, तो थोड़ा सा सेशन होगा 1 घंटे का। मंगलवार को ज्यादा कुछ कामकाज होना है नहीं, वॉल्यूम्स भी कम होंगे, वॉल्यूम कम होंगे। बुधवार को जरूर आपको छुट्टी है, और उसके बाद ठीक है। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है आपके लिए माइंड ट्री के नतीजों से अनुमान के बारे में बताने का। कुशल हमारे साथ है, नतीजों का अनुमान लेकर कुशल बताएं। बिल्कुल सर, यहाँ पर माइंड ट्री के जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मार्जिन्स को लेकर वहाँ पर डिप देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इसके पहले जितनी भी आईटी कंपनियों के पूर्वानुमान बताए हैं मैंने, उसमें मार्जिन्स या तो फ्लैट रहे हैं या पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले हैं। बट यहाँ पर 19.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, उसके मुकाबले अब 18.1% की मार्जिन्स माइंड ट्री डिक्लेयर कर सकती है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है, जो वेज हाइक्स हुए हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर फैक्टर इन होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही कंपनी की ओवरऑल जो डॉलर आय है वो करीबन 4.5% बढ़कर 41.7 करोड़ डॉलर्स पर रह सकती है। डेफिनेटली जो इनके बड़े क्लाइंट्स हैं वहाँ पर अच्छी ग्रोथ रहेगी, साथ ही अक्रॉस वर्टिकल्स यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। और ऑर्डर बुक वाइज भी कंपनी की आगे की पाइपलाइन, ये भी हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर अच्छी कमेंट्री आती हुई दिख सकती है। जहाँ तक मुनाफा देखें तो 4.5% की ग्रोथ यहाँ पर भी हो सकती है 494 करोड़ पर। और आगे चलकर जो टॉप क्लाइंट है उस पर क्या आउटलुक इनका रहता है, और मार्जिन्स को लेकर खासकर कंपनी क्या कहती है, क्योंकि अभी भी हम डिप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और आगे के लिए मार्जिन की क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी ये देखना काफ़ी अहम हो जाएगा माइंड ट्री के नंबर्स में। ओके, तो ये है माइंड ट्री, इस पर भी रखिए नज़र।
यहाँ पर भी एक्शन आ सकता है, नतीजों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। बट अनिल जी, मार्केट पर एक बार नजर डालिए। फाइनली 125 के ऊपर निफ्टी गया है, अभी निफ्टी गया है 140 की रेंज में आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है। थोड़ा पॉजिटिव एक्शन और बाजार पर बनते हुए दिख रहा है, और बैंक से इसे लीड कर रहे हैं। 400 पॉइंट की तेजी अब बैंक निफ्टी में आपको दिख रही है, 1% का उछाला है। तो बैंक्स की लीडरशिप में आप देख रहे हैं कि बाजार ऊपर जा रहे हैं, और साथ ही फाइनेंशियल्स पर भी मूव आ रहा है। मणप्पुरम अब 105 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट, कैनरा, एसबीआई, चोला, बैंक ऑफ बड़ौदा, एम&एम फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, ये सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम्स आपको इस समय तेजी में योगदान दिखा रहे हैं। तो एक अच्छी मूव आ रही है बाजार में, और फाइनली कुछ और काउंटर से भी आपको अच्छा योगदान दिख रहा है। 39,130 के लेवल पर आपको अब बैंक निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तीसरा टारगेट 175 का है, जो आज के 2000 में अनिल जी ने खरीदारी की राय आज सुबह दी थी, उसकी तरफ बैंक निफ्टी इस समय मूव करते हुए दिख रहा है। 150 के लेवल पर आ चुका है। दीप, सवाल ये नहीं कि ये तो बहुत बार होता है, ठीक है, अपन कॉल देते हैं, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, लेकिन आज अच्छी बात ये थी कि सुबह से वो बड़े मूव के संकेत आ रहे थे। इसलिए जब आपने दूसरी बार पूछा भी कि पहला टारगेट हो गया 38,950 का, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो उस समय हमारा ये था कि नहीं, आज जल्दी मत बेचिए, आज बड़े मूव के लिए। और अगर आपको डर लगता है तो 50% कर लीजिए, लेकिन 50% तो आप बड़े मूव के लिए रखिए। 39,175 के आसपास का अब नेक्स्ट टारगेट जो है लगभग उसकी तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, और निफ्टी का अगला टारगेट जो है 17,175, 17,225 की रेंज का फाइनल टारगेट बनेगा आज के लिए, वहां तक बढ़ रहा है, लेकिन 17,125 के ऊपर टिक रहा है, ये भी अपने आप में अच्छी बात है। बिल्कुल, 125 के ऊपर अब टिक रहा है निफ्टी, अगले टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 2 टारगेट हिट हो गए, तीसरे टारगेट की तरफ आपको एक काउंटर मूव करते हुए दिखा रहा है। तो अच्छी मूव अब बाजार में आ रही है, और स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन है। बैन वाला इंडिया सीमेंट्स भी अब पार्टिसिपेट कर रहा है, 2.5% ऊपर ये भी है। जेके सीमेंट में एक उछाल आपको आते हुए दिख रहा है। सीमेंट काउंटर्स अब आपको तेजी में आ रहे हैं, जेके, इंडिया सीमेंट दोनों मूव कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट निचले स्तरों से मूव कर रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.25% की आपने मूव आती हुई देखी है। मुदित जी जरा देखें सर, सारे सीमेंट स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, अल्ट्राटेक, जेके, इंडिया सीमेंट्स। इंडिया तो ऑफकोर्स बैन में भी है, बट क्या राय बनती है सर, अल्ट्राटेक या फिर जेके सीमेंट, कहां पर बेटर ट्रेड दिख रहा है इस समय? मुदित जी, आपका ऑडियो म्यूट है सर। सॉरी ठीक है, 6050 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये 6050 के लेवल को होल्ड करता है, यहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक आएगा, और 6500 और 6600 तक के अपसाइड मूव अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है। अगर हायर साइड पे किसी ने ले रखा है तो यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं 6050 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर कोई थोड़ा सा रिस्क लेके और बाय करना चाहता है तो यहाँ पर खरीदारी करके भी चल सकता है। पहला टारगेट सीधे 6500 का बनेगा, उसको निकाल देता है तो 6620 तक के भी अपसाइड मूव अल्ट्राटेक में नजर आते हैं। खरीदारी करके चलेंगे 6050 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। है अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपके लिए राय। आइए एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। हमारा काम ही है कि बढ़िया बढ़िया रिसर्च, बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग रिसर्च, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें। और अभी जो आ रही है जरा ध्यान से सुनिएगा। आशु जी, कुणाल जी रखे, आशु जी को तो ध्यान से सुनना ही पड़ेगा, आशु जी को सुनना पड़ेगा। जैन साहब तो सामने होंगे टीवी के सामने, जैन साहब सुनेंगे, सेठी साहब सुनेंगे, 3 तो पक्का है। फिर थोड़ा सेठी साहब भी होंगे, बंसल जी, कुणाल जी भी, थोड़ा बंसल जी भी, सुमित जी भी। हाँ, क्यों भारतीय लोग, मतलब आप सब लोग अपने मोबाइल फोन और उनके ब्रांड्स को अपग्रेड करने में पूरी दुनिया में सबसे आगे, इंडियन सबसे आगे। अरे वाह। जैसे आईफोन 14 आ गया, तो सबसे पहले भारत वाले भागते पीछे 14 वाला चाहिए। नया है लेकिन जैसा, या फिर कोई अगर मतलब छोटी ब्रांड से हायर ब्रांड में जाने का ये जो वो ख्वाहिश है, वो एस्पिरेशन है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये तो अच्छी बात है, अच्छा साइन है। सबूत चाहिए, दिखाइए। एक सर्वे है हमारे पास, और इस सर्वे की सारी डिटेल्स लेकर जी कुणाल जी पहले विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं पूरी तरह सहमत हूं। अनिल जी, जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूं। अनिल जी, जब से ये आईफोन 14 आया है, हाँ। अनिल जी, तब से व्याकुल हो रखा हूं अनिल जी। तो अनिल जी इंतजार कर रहा हूं कि कोई दीपावली पर भेंट में दे दे, अन्यथा फिर अनिल जी हार मानकर अनिल जी कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आपके पास कौन सा 13 या 12, 11 कोई है?
अनिल जी 12 पर हूँ अभी, 12 अनिल जी पीछे चल रहा हूँ काफी। हाँ तो अभी तो आएगा तो भी 13 आएगा ना 14 डायरेक्टली कैसे आएगा? और आपको 13 या 14 कुछ भी मिल जाए तो 12 हमें कर दीजिएगा गिफ्ट हम तो उसमें ही खुश है कुणाल जी, क्योंकि न तो आपके आना है न मैं आपसे आना है लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो आशीष बताने को है तैयार। आशीष बताइए क्या कह रहा है सर्वे? सर लोग अपने तेजी से मोबाइल फोन्स को अपग्रेड करते हैं और वैसे भी मैंने आपको काफी बार रिसर्च में बताया कि 2 साल में औसत अपना जो मोबाइल फोन है वो भारतीय बदल लेता है। 2 साल में? 2 साल में। अब खास बात यह है कि भारत में जो ब्रांड लॉयल्टी मोबाइल को लेकर है बहुत कम है। आप पश्चिमी देशों में देखें जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर सिर्फ 8 से लेकर 11% के लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिवली अपने मोबाइल फोन्स को स्विच करते हैं। लेकिन जो सर्वे मेरे पास है इसके अनुसार अगर आप देखें तो अधिकतर लोग जो अपना अगला फोन खरीदते हैं वो दूसरे ब्रांड का होता है। ब्रांड लॉयल्टी भारत में देखें तो बहुत कम है। हो सकता है कि विकल्प भी बहुत ज्यादा होते हैं लोगों के पास, तो वहां पर तेजी से स्विच करते हैं। अब जो सर्वे मेरे हाथ लगा है सर, इसमें 28% लोगों का कहना है कि जो अगला फोन खरीदेंगे वो सेम ब्रांड का नहीं खरीदेंगे। जैसे आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन नहीं खरीदोगे, आप सैमसंग खरीदोगे उदाहरण के तौर पर। 33% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम फोन तो इसी ब्रांड का लेंगे लेकिन अपग्रेड भी करेंगे, और 28% का ऐसा है जो कह रहे हैं कि ब्रांड लॉयल्टी के साथ वो है स्टिक करते हुए नजर आएंगे। तो भारत में अगर आप देखें तो सर कितने % ब्रांड बदलेंगे? 28%। और 33% सेम ब्रांड के लेकिन अपग्रेडेड वर्जन लेंगे। हाँ। और बाकी के अपने ब्रांड के साथ एकदम लॉयल रहेंगे कि कभी नहीं बदलेंगे। वैसा नहीं तो फिर ये बदलेंगे वाले कौन से हैं जो अपग्रेड भी करेंगे सर धीरे धीरे? जो हायर मॉडल्स हैं उसको भी अपग्रेड करते हुए नजर आएंगे। हाँ, अब जैसे कोई आईफोन लेके बैठ गया या फिर सैमसंग की, तो वो अपग्रेड करना है, वो एंड्रॉइड में जाना है तो उसको एंड्रॉइड में ही लेना है। एंड्रॉइड में कैसा है कि आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा है। हम एप्पल की बात करते हैं और हमेशा ब्रांड लॉयल्टी निकल कर आती है, लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात है कि एप्पल का भारत में मार्केट शेयर बहुत कम है, सिर्फ 4% है। क्या बात कर? सिर्फ 4% है। रियली? 100 पूरा बहुत छोटा पार्ट है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि बड़े शहरों के अलावा बाहर आईफोन कम बिकते हो, वो संभव हो सकता है। यहाँ तो काफी लोगों के पास दिखता है। लेकिन सर भारत में अगर आप ओवरऑल देखो तो Xiaomi लीड करता है 26% मार्केट शेयर के साथ। दूसरे नंबर पर है Vivo 17% है, सैमसंग है 16%, Realme 13%, Oppo है 12%। तो उसके सामने अगर आप एप्पल देखो तो कुछ भी नहीं है, 4% है। ओहो, Xiaomi सबसे ज्यादा 25%। जरा एक बार चेक करें किसके पास है Xiaomi। हमारे में पैनल में से पूरे में से आई डाउट कि किसी के पास होगा Xiaomi है किसी के पास? नहीं है। मेरे ख्याल से वो थोड़ा लो कॉस्ट वाला है। तो वो स्टार्टिंग बजट फोन स्टार्ट बजट फोन में है, तो वो मतलब जो कम कंजम्पशन वाले हैं। करेक्ट। लॉयल्टी फिर नहीं है हमारी, मूव करेंगे। सैमसंग का 16% मार्केट है। जी आशीष सर, विशेष टिप हो गई आपकी सर्वे? कुछ डिटेल और कोई बात? सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं, एक तो ये कि लोग अपना जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसको अपग्रेड ज्यादा करना चाहते हैं और ब्रांड भी बेहतर चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो सैमसंग और एप्पल पे आके रुक जाते होंगे फिर। हाँ, जिसको एंड्रॉइड ही रखना है वो सैमसंग पे आके रुक जाएगा, और जिसको iOS पे है तो है उसके पास तो विकल्प ही नहीं है। जी आशीष सर, आपकी विशेष टिप्पणी। अनिल जी, मैं तो एक पहला सवाल तो आशीष से है, सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? मतलब उसी ब्रांड में अपग्रेड और वही ब्रांड रखेंगे, मतलब ब्रांड रखेंगे या मतलब वही मॉडल रखेंगे? तो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में मुझे डिफरेंस नहीं समझ आया। दूसरी चीज अनिल जी, आईफोन का जो एक बार यूजर है ना, जैसे वो ऑप्शन सेलर है, वंस एन ऑप्शन सेलर विल ऑलवेज बी एन ऑप्शन सेलर। एक बार अनिल जी जो आईफोन यूज कर लेगा वो कहीं शिफ्ट कर ही नहीं सकता। हालांकि यहाँ पे वो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग वो 4% 5% मार्केट शेयर कम दिखता है, बट अनिल जी इफ यू कंसीडर ओवरऑल पॉपुलेशन, जैसे वो यूरोप का जीडीपी आया था और यहाँ का, और आई थिंक मिस्टर उदय कोटक ने एक बहुत अच्छा रिप्लाई किया था कि वो पर कैपिटा को कैपिटा से डिवाइड करके देखे तो रियल जीडीपी आएगी। तो ऐसे ही अनिल जी यूएस में हर एक आईफोन यूज करता है, लेकिन यहाँ 5% भी 4-5% भी बहुत बड़ी है। और जैसे डीमैट अकाउंट बढ़े हैं, 2 करोड़ से 10 करोड़ हुए हैं, ये भी 5 से 10% हो जाएगा अनिल जी आईफोन, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट में पैसे बनेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के, तो अनिल जी वो आईफोन में अपग्रेड भी तो करेंगे ना। बिल बात तो सही है। तो जो कुछ भी आशीष जी ने कहा है, आशीष में उसको आपको आसान भाषा में एक सेंटेंस में आपसे कह दूं, आपसे सवाल पूछ लूं, कौन से एंकर से आप सवाल पूछवाना ज्यादा पसंद करेंगे? एक तरफ आपके सामने अनिल सिंह भी है, दूसरी तरफ आशु जी है। सर आप एनी टाइम। ओके, दीप अपने सेफ है, अपने सेफ है। बिल्कुल टेंशन नहीं है। ऐसे लोग अगर एंकर बन गए तो आप सोचो आपका क्या होगा। और ये तो तब है जब आपकी नाम राशि सेम है। हाँ। आशु और आशीष में ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी
अगर आपको समझ में आया हो कि आशुष जी ने क्या पूछा तो बताएं, जवाब दें। नहीं सर, मेरे पास जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक जो सर्वे किया गया लोगों से कि भाई आप अगला फोन जो खरीदोगे तो उसमें क्या है, तो 28% उन्होंने कह दिया कि हम जो फोन खरीदेंगे वो अब अगला ब्रांड का होगा। अच्छा, नई ब्रांड का। हाँ, जो बाकी तो 28% को तो वो ब्रांड लेना ही नया लेना है, बराबर। हाँ, बाकी 32-33% कह रहे हैं कि चलो हम बने रहेंगे लेकिन हम अपग्रेड भी करेंगे। हाँ, ये वाला नहीं लेंगे, इससे थोड़ा महंगा वाला। और 28% जिद्दी है कि भाई हम इस ब्रांड के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल OnePlus है तो उसके साथ ही जुड़े रहेंगे। सैमसंग मैंने खरीदा है तो मैं सैमसंग के साथ ही जुड़ा रहूंगा। फोन भी सेंटिमेंट है बेसिकली। अच्छा, ब्रांड भी वही रखेंगे, फोन भी वो रखें, कोई भी रखें, वो अलग बात है, लेकिन रहेंगे उनको ब्रांड नहीं बदलना। चलिए, बढ़िया है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण आशीष जी की तरफ से, सॉरी आशीष जी की तरफ से आपके लिए सर्वे आता हुआ दिखा जी। कुणाल जी, अब दीजिए आपकी विशेष टिप्पणी, बताइए। अब आपको आशु मदान साहब Xiaomi वाला एक फोन गिफ्ट करना चाहते हैं। अनिल जी देखिए, गिफ्ट में तो मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता हूं अनिल जी। अगर पुराना फोन भी मुझे दे रहे हैं तो अनिल जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अनिल जी एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं कि अनिल जी ये बिल्कुल सही रिसर्च लेकर के आए हैं आशीष। अनिल जी मैंने कई बार देखा है अनिल जी, यूएस और कनाडा में लोगों को कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती अनिल जी फोन्स में। अभी तक अनिल जी वहां पर लोग पेजर यूज कर रहे थे हाल तक अनिल जी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, केवल एशिया का फिनोमेना है ये। और हमसे भी ज्यादा क्रेज अनिल जी फोन बदलने का है हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों में। वहां पर अनिल जी लोगों में ऐसी तड़प है कि नया मॉडल आते ही अनिल जी वो तुरंत जो है अपना फोन बदलना चाहते हैं। तो भारत और पूरे एशिया में अनिल जी फोन बदलने की ज्यादा ये चलन है अनिल जी। एक्चुअली उसका रीजन भी है। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा है और सारे काम लाइफ के मोबाइल पे होते हैं। बिल्कुल सर। वहाँ पे क्या है, और सबसे ज़्यादा चीज़ फ़ोन वाला। वहाँ पे बाहर क्या सिस्टम है, वो 5 डे वीक भी उनको ज़्यादा लगता है, उनको 4 डे वीक ही करना है। मतलब ऑफिस से निकल गया और उसके बाद अगर ऑफिस से फ़ोन आ जाए तो मतलब ये क्या है, मुझे फ़ोन क्यों किया जा रहा है, दिस इज़ माई प्राइवेट टाइम, यू नो। और हमारा तो क्या 24/7 कभी भी कोई भी फ़ोन कर सकता है। अच्छा, बॉस तो कर ही सकता है हमेशा, हमारा तो उल्टा है असिस्टेंट भी फोन कर सकता है कभी भी कुछ भी काम कर। सर ये समझ नहीं आ रहा, क्या करूं तो ऐसा मतलब। हाँ, सो हमारा तो उल्टा, दोनों तरफ से आते हैं फोन, है ना। सीनियर के भी आएंगे, जूनियर के भी आएंगे। तो वो अमेरिका कनाडा में तो ये कल्चर कम है ना, मेरे ख्याल से नहीं के बराबर ही होगा या कम ही होगा। शिवम जी आएंगे तो उनको पूछेंगे, क्योंकि वहां पे तो बड़ा लोग थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं। और यूरोप में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट। यू आर इन्वेडिंग इनटू माय पर्सनल लाइफ। अनिल जी आशु सर। अनिल जी आपको तो सीनियर भी करते हैं, जूनियर भी करते हैं, और संदीप जैन जी तो वीडियो कॉल भी कर देते हैं कहीं पे। हाँ सही है। गजब। अच्छा, अरे हाँ, मतलब वो कितने लोग साथ। अच्छा भाई, अगले की भी सिचुएशन देखो, वीडियो कॉल पे बात करने लायक है कि नहीं है ना। वो तो कहीं भी होंगे। और अच्छा, फैन तो मिलते ही हैं। जैन साहब जहाँ भी जाएंगे आगे पीछे रहेंगी होंगे। जैन साहब बोलते हैं, जैन साहब अपने फैन दिखाने के लिए फिर कहते हैं देखो अनिल जी आपके फैन है फिर वो वीडियो कॉल कर देते हैं। चलिए बढ़ते आगे। और अब वक्त है स्ट्रैटेजी ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, 3-20 वाली। 3-20 की फाइनल स्ट्रैटेजी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा फॉर्म में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे डाउ फ्यूचर्स, अभी भी 200 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, 1% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप में भी अब हल्की बढ़त और बढ़ गई है, 0.5% ऊपर यूरोप दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा और फॉर्म में आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। बताएं सर क्या करके जाना है? हम भी डेज हाई के आसपास ही हैं। डे हाई पर हैं दीप, और कल डे लो पर बंद थे हुए और किसी के खरीदने का मन नहीं था। आज डे हाई पर हैं और किसी के बेचने का मन नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर आपने मेरी सलाह पर आज निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदा तो लगभग टारगेट आपके तीनों आ चुके हैं प्रॉफिट बुक करके। कल की कल देखी जाएगी। ओवरनाइट रिस्क रखने जैसा मार्केट ज़्यादा है नहीं। और अगर रखना ही है तो 39,000 का या 38,800 का आपकी श्रद्धा के हिसाब से आपके पास में एक पुट ऑप्शन होना चाहिए निफ्टी बैंक का। और निफ्टी में आपके पास 17,000 का एक पुट ऑप्शन होना चाहिए। तो हेजिंग के साथ अगर आप लॉन्ग रखना चाहें तो अलग बात है। अदरवाइज मेरी तो सलाह होगी कि दिन में अगर अच्छा पैसा बन गया कल की कल देखी जाएगी। रोज मार्केट मौका देता है, तो प्रॉफिट बुक करें आराम से। बायस डेफिनेटली लॉन्ग साइड पर है, क्योंकि 6 दिन से नेस्डेक गिरा। 6 या 5 दिन? 5 दिन से। और डाउ भी लगभग कल का छोड़ दो तो 5 दिन से गिरा हुआ ही समझो। सो एक रिकवरी आ सकती है हमारे बाजार की तर्ज पर। कल की कल देखेंगे, लेकिन फ्रेश खरीदारी या फ्रेश बिकवालिंग ना करके जाए तो बेहतर है। ओवरनाइट पोजीशन रखने जैसा मार्केट ये हफ्ते है नहीं, अगले हफ्ते से देखेंगे। और आज दिन का दिन पैसा बन रहा है।
थैंक यू वेरी मच कर लीजिए। बिल्कुल, तो ओवरनाइट पोजीशन रिस्क ना ही कैरी करें, अच्छा मुनाफा अगर बन रहा है तो पोजीशन कैरी कर लें, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मुनाफा बुक कर लें, अगर कैरी करें तो हेज जरूर रखिए। आइए एक बिगुल मुनाफे वाले मुद्दे। बताएं सर मुदित जी। अभी हमने बात करी थी मन्नापुरम फाइनेंस पे और उसका जो ऑप्शन दिया था उसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन खरीद के चलना है और हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में, सेलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और उसमें से एक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, सबसे पहले अपोलो टायर्स का 275 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है जो करीब 9 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसका पहला टारगेट 14 रुपए, दूसरा टारगेट 15 रुपए और स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का। जिस तरह के ऑप्शन चेन डाटा बनते हुए नजर आए, करीब 5 लाख शेयर 270 वाले कॉल राइटर्स वहां पर ट्रैप होते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम देखेंगे 280 तक का राइटर्स करीब 10 लाख शेयर के साथ वहां पर भी पोजीशन कवर होती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी चीज को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया बाउंस बैक अपोलो टायर्स में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लास्ट 3 हफ्ते के चार्ट्स को देखते हैं तो करीब सपोर्ट के पास 3 हफ्ते में ट्रिपल बॉटम इस काउंटर ने बनाया और वहां से बढ़िया आज के सेशन में बाइंग देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नजर आया, तो इसलिए मुझे लगता है 275 वाला अगर कॉल ऑप्शन खरीदेंगे एक बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है। 14 रुपए और 16 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का। तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स, इस पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है, नजर रखिए 275 का कॉल खरीदना है। आइए बैन से बेनिफिट 3 स्टॉक्स हैं ऑलरेडी बैन में, क्या हो सकते हैं बदलाव, जानते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, एंट्री एग्जिट ही होगी दीपांशु। इंडिया सीमेंट्स वो स्टॉक है जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन में फिलहाल अगर आप देखें तो 80% से घट गई, अभी 77 77.5 है, तो यहाँ पर पक्का पॉसिबिलिटी के स्टॉक जो है बैन से आ ही गया है बाहर। बाकी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 93% है, डेल्टा कॉप है 110% के आसपास, तो ये दोनों तो बैन से बाहर नहीं आ रहे। फ्रेश एंट्री किसी की नहीं हो रही है, इंडिया सीमेंट्स जो है बैन से बाहर आएगा। तो इंडिया सीमेंट्स बाहर आने की तैयारी में आपको दिख रहा है, बट डेल्टा और इंडियाबुल्स हाउसिंग ये दोनों बैन में बने रहेंगे। इंडिया सीमेंट अभी हम देख भी रहे थे, स्पाइक आया था 3% ऑलमोस्ट ऊपर, ये काउंटर आपको दिख रहा था। कैश का ऑप्शन लेते हैं जय ठक्कर की तरफ से। बताया जाए दीप 39,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का लेना है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 400 रुपए पर मिल रहा है। ये 20 अक्टूबर की एक्सपायरी का खरीदे अभी 400 पर। इसका स्टॉप लॉस दीपांशु होना चाहिए 265 पर, 265 पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड पहला टारगेट जो दीप यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो है 556 का, एंड सेकेंड टारगेट जो है वो 680 का है। सो 556 680 ये तो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 39,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही क्लोज आज एक बढ़िया हमें देखने मिल रहा है। सुबह हमने निफ्टी पर एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, वहां पे तो अच्छा मूव हमें देखने मिल रहा है। 39,000 के ऊपर भी बैंक निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर आना, इनफैक्ट सुबह अनिल जी ने भी इसे रेकमेंड किया था और एक बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे देखने मिला है। बट नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से अब इसके निकल कर आ रहे हो 39,600 के है। सो ये 39,600 तक के लेवल्स दिखाना चाहिए। इफ नॉट टुमारो देन मे बी, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का दिया है, कीपिंग इन माइंड दी एक्सपायरी सेशन, बिकॉज ऑन दी अपसाइड 39,300 के आसपास के जो लेवल्स है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो निकलता है कल, देन डेफिनेटली आपको कल ये टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आएंगे थी। बट ओवरऑल अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 38,800 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी पर। जब तक ये होल्ड किए हुए हैं आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में बुलिश है। और निफ्टी पर भी इनफैक्ट 17,150-200 की रेंज अगर निकल जाती है ना दीप, तो प्रीवियस जो रिसेंट स्विंग हाइज देखे थे हमने 17,475 के आसपास के, वो आपको देखने मिलेंगे। ये है आपके लिए 39,500 अगले हफ्ते की कॉल ऑप्शन खरीदने हैं, तो बुलिश मोमेंटम जय को लग रहा है यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है बाजार का। आज भी हम क्लोजिंग के लिए डेज हाई पर क्लोजिंग के जा रहे हैं। तो अनिल जी, परफेक्ट प्रेडिक्शन रहा सर, जो आपने 2 बजे भी कहा था, 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में भी कहा था और अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, डेज हाई पर आज बाजार बंद होंगे और बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिख रहा है जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सवाल है इस समय।
125 का लेवल था, उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार है। आइए एक बार देख लेते हैं कहां से आए हैं आज की बढ़िया मूव। बैंक्स ये फुल फॉर्म में थे। एक्सिस बैंक कल के वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा था, आज टॉप गेनर है 3% ऊपर। इंडसइंड बैंक, गोल्डमैन सैक्स ने यहां पर कल हिस्सेदारी खरीदी थी, 2.5% ऊपर ये काउंटर आपको दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक बैंक यहां से भी आपको बाजार को सहारा देते हुए दिखा है। कोल इंडिया, इस पर रखिए नजर। पावर ग्रिड, यहां पर एक्शन आ रहा है। ऑटोज में आज बाउंस बैक था, बजाज ऑटो सबसे आगे था, बट एमएनएम में भी आपने तेजी देखी है। आयशर मोटर्स भी आपको मूवमेंट दिखा रहा था। आईटीसी 1.25% ऊपर, इस पर भी आपने खरीदारी देखी है। एचसीएल टेक और विप्रो नतीजों से पहले ये भी थोड़े एक्टिव थे। और टीसीएस कल थोड़ा सुस्त था, आज करीब 1% ऊपर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी 0.5% की खरीदारी, हल्का योगदान तो इससे भी मिला है। एशियन पेंट सुबह की पॉजिटिविटी गिव अप करते हुए 1.5% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर 1% की गिरावट। डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, सिप्ला और मारुति, बस यही थे लूजर्स। बाकी सारे स्टॉक्स में आपने गेन्स देखे हैं। वायदा कारोबार में तो कुछ और बड़ा एक्शन भी था, सारे के सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नेम से। आईडीएफसी फर्स्ट, मन्नापुरम, इंडिया बुल्स, सिटी यूनियन बैंक, एलएनटी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, आरबीएल बैंक, चोला, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। टॉप 10 गेनर्स सारे के सारे बैंक्स या एनबीएफसीज ही थे। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन में थोड़ी खरीदारी आपने देखी है। मूवमेंट इंडिया सीमेंट में आ रहा था, कल बैन से भी बाहर आ सकता है। डाबर भी एक्टिव था। टीवीएस मोटर्स, इसमें भी अच्छी खरीदारी देखी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, ये सारे काउंटर्स मूवमेंट दिखा रहे थे। साथ ही डीएलएफ, अपोलो टायर्स और कॉनकॉर, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। 0.3% नीचे था लॉरस लैब्स। जी एंटरटेनमेंट में आज आपने गिरावट देखी है 1.5% की। सिंजीन, वर्लपूल, हैवेल्स, एल्केम, इंटरग्लोब, गुजरात गैस, पेज इंडस्ट्रीज और एबिट, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर वीकनेस दिखी है। मजगांव डॉक 2 साल हो गए लिस्टिंग पर, हमने हेवीली रिकमेंड भी किया था लिस्टिंग के समय। जबरदस्त एक्शन इसमें आया है, आज मैनेजमेंट भी काफी पॉजिटिव आउटलुक देकर गई है। इसके साथ ही रेमंड्स लाइफ हाइपर, ये काउंटर भी था। ला ओपाला 7.5% ऊपर ये काउंटर रहा। मजगांव के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड भी आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी 4.5% ऊपर आज ये काउंटर बंद हुआ। केपीआईटी टेक में खरीदारी रही। अंबर एंटरप्राइजेस, जेके पेपर, आवास फाइनेंसर्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और श्री रेणुका शुगर, साथ ही फिनोलेक्स केबल्स, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम दिखा है। राइट्स मुनाफा वसूली, जी शिपिंग मुनाफा वसूली, वेल्सपन कॉर्प दूसरे दिन गिरावट। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, आरती ड्रग्स, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस देखी है। 150 पॉइंट ऊपर अनिल जी निफ्टी बंद हो रहा है 17,130 के लेवल पर। डेज हाई पर क्लोजिंग यहाँ पर 400 पॉइंट से ज्यादा की चीज बैंक निफ्टी पर, ऑलमोस्ट डेज हाई पर इसकी भी क्लोजिंग। तीसरे टारगेट के भी बेहद करीब आज बैंक निफ्टी आया था, तो 2 टारगेट हिट, तीसरे टारगेट करीब और एज प्रेडिक्टेड डेज हाई पर क्लोजिंग बाजार की। बिल्कुल, तो कम से कम अच्छा है कि आपने आखिरी तक अगर अपनी पोजीशन होल्ड की, और इसलिए 3:20 के बाद हमने कहा कि प्रॉफिट बुक करके भी आप जा सकते हैं अगर आपको ओवरनाइट रिस्क की चीज़ तरह की है। क्योंकि देखिए हमेशा होता ही है, डे लो पे बंद होते तो ऐसा लगता है सब छोड़ के जाओ, डे हाई पर होता है तो ऐसा लगता है लेके जाओ। कल की कल देखी जाएगी आजकल के मार्केट में। ये आप रखें तो अपना डिसिप्लिन बना करके भाई आप कितनी पोजीशन झेल सकते हैं, कितनी रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से। बच्चों में विटामिन की कमी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सामने। महाराष्ट्र में 67% यानी 2/3 बच्चे विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। विटामिन डी तो ये धूप वाला है ना। अडल्ट्स भी बहुत सारे होंगे इसमें तो। और भाई साहब करवाना मत है, कभी टेस्ट करवा ले तो पक्का निकलेगा कमी। शॉर्टेज है सबके मिलेगा यहाँ पे तो। बिल्कुल। वहीं गुजरात, पंजाब, आसाम में भी ये आंकड़ा 65% के ऊपर है। बच्चों को क्यों नहीं मिल रही है विटामिन डी की पर्याप्त खुराक? आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में करेंगे, हम इसी पर चर्चा करें, समझेंगे विटामिन डी जरूरी क्यों है और इससे किस किस बीमारी के बढ़ने की आशंका रहती है और इसे पूरा कैसे किया जाए, इससे चर्चा करेंगे हम एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ होंगी डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, हेड न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI यानी कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर नीलम मोहन, डायरेक्टर पीडियाट्रिशियन मेदांता हॉस्पिटल, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन। बच्चा बच्चा विटामिन में कच्चा वाह। वैसे एक और विटामिन डी का लेने का मतलब इम्प्रूव करने का तरीका है आशु सर के पास। आशु सर, कोई फॉर्मूला जिससे विटामिन डी बढ़ जाए? अनिल जी, मेरे को तो लगता है कि बस हंसते खेलते मस्ती करते रहो तो वही बेस्ट है। आई थिंक वन शुड नेवर ग्रो अप, इट्स अ ट्रैप। अनिल जी, सारे विटामिन कंट्रोल में रहते हैं। मुझे लगा कि नए साल पे गोवा जा रहे हैं। वही लगा गोवा वेकेशन बोलेंगे। वहीं पर बीच पर आप आराम से विटामिन डी ले, सन एंड सन, बिल्कुल। तो बाकी तो ये तो बात ही है, जो आनंद बचपन का था वो तो कहने ही क्या। आइए, अच्छा सबसे बड़ी बात, सारे पेरेंट्स जानते हैं अगर उनको एक बार चांस दिया जाए कि क्या करना है लाइफ में, तो बोले फिर बच्चा बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं। बच्चा विडम्बना है। देखिए यही हाल है। ओके,
गिरते बाजार में भी इन्वेस्टर्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड है पसंद। ये बात हो गई है साबित पूरी तरह से सितंबर के म्यूचुअल फंड में आए आंकड़ों से। किस कैटेगरी में SIP करके आप कर सकते हैं मुनाफा? शाम 6:30 बजे विशेष पेशकश SIP की बाहर मुनाफा बेशुमार। हेमंत रुस्तगी साहब होंगे हमारे साथ, वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO, और श्वेता रजानी होंगी हमारे साथ, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ से। इन दोनों से करेंगे हम आज मुलाकात। आज CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे। इस बार क्या महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलेगी या फिर से बढ़ेगी महंगाई? आंकड़ों का होगा 360 डिग्री विश्लेषण। थमेगी महंगाई या जलाएगी कमाई? वाह, ये देखो जैसे दिवाली नजदीक आने जलने जलाने वाले मतलब आने लग गए हैं हेडलाइंस में, आप देख लीजिए। तो ये है आपके आज प्राइम टाइम स्टोरी। फेसबुक पर आज सुबह अचानक कई लोगों के फॉलोअर्स घट गए। खुद फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने फॉलोअर्स हैं, उनके खुद के फॉलोअर्स करोड़ों से घटकर सिर्फ 10,000 रह गए। क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ और कैसे, पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। फेसबुक पर बैठा फॉलोअर चोर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त है। ये आज की एक और कवर स्टोरी। बंसल जी, आपके कोई घटे तो नहीं, चेक किए ना आपने? आपके ट्रोलर्स तो नहीं घटे? हमें बड़ी चिंता है, अगर वो घट गए तो क्या होगा? अनिल जी, आज तो मैं बिल्कुल गया ही नहीं, वो सुबह वाले एपिसोड के बाद मैं तो गया ही नहीं अनिल जी। और दूसरा अनिल जी, फेसबुक में अनिल जी, फेसबुक थोड़ा सा आउटडेटेड है अनिल जी। फेसबुक को अगर आप देखें तो जो लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम में नहीं है ना, वही लोग फेसबुक पे एक्टिव है अनिल जी। आशीष सर भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। अनिल जी, मुझे तो वो क्या कहते हैं, राकेश जी की मम्मी का ट्विटर अकाउंट बनाना है और वहां से एक ट्रॉलर ऐड करवाना है मैंने तो। आज बंसल जी, इससे तो बड़े हमको ही बुला लेते घर पे डिनर पे, हम क्या इतने बुरे? गजब कर दिया। अनिल जी, अकाउंट खोलने के लिए अनिल जी, अकाउंट खोलने के लिए दूसरी बार आना पड़ेगा आशीष जी को, तो उसका अरेंजमेंट करूंगा अनिल जी, दूसरी बार। चलिए, बढ़िया है, आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे और बढ़ता रहे। ये वाला है, इस वाला, बाकी असली वाला नहीं, ये वाला। ये हमारी शुभकामनाएं। चलिए, विदा लेने का वक्त है, लेकिन विदा लेने से पहले बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और जिस खबर की आज सुबह हमने बात की कि तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ मिलने की तैयारी, उस खबर पर लग चुकी है मुहर। खबर सही साबित हुई। आइए आपको बता दें आज सुबह सुबह हमने आपको क्या खबर दी थी। वक्त है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लाने का। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है खबर आपके पास? स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जी हाँ, यहाँ पर IOCL, BPCL, HPCL के लिए बहुत बढ़िया खबर सरकार की तरफ से आ सकती है। तोहफा दे रही है सरकार। अंडर रिकवरी जो कुकिंग गैस की वजह से आपने इस साल देखा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, सरकार यहाँ 22,000 करोड़ इनफैक्ट यहाँ पर इसको एलोकेट कर रही है, इतना फंड्स अप्रूव करने जा रही है आज कैबिनेट में। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे। जो LPG में ये नुकसान कर रहे थे, उसकी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं कंपनीज को ये मिलेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है खासकर IOC, HPCL, BPCL को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो हमारी खबर जो हमने आपको सुबह बताई थी, उस पर फाइनली मोहर लग चुकी है। तो ये बड़ी खबर आज सुबह सुबह हमने आपके लिए रखी और इस खबर पर मुहर लगती हुई। आइए, विदा लेने का वक्त है। आशु जी, कुणाल जी, राकेश जी, साथ ही सचिन जी, किरण जी और मुदित जी, साथ ही जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज साथ देने के लिए। कल बड़ा अहम दिन है। वायदा खबर की वीकली एक्सपायरी, लेकिन उससे पहले दीप देखिए एग्जैक्टली वहीं जाकर बना 17,125 करेक्ट, बिल्कुल वहीं बना। और 39,118 पर निफ्टी बंद हुआ, एक बैंक निफ्टी बंद हुआ 400 अंकों की तूफानी तेजी के साथ। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। धन्यवाद आप सबका।